शुंग वंश की स्थापना की थी किसने, ठीक है ना, शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आंसर करना शुरू करिए। सर शुंग वंश की स्थापना की थी आपके डी ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग ने। 5 फैक्ट्स हो जाए इसके ऊपर। आइए सर, पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में पतंजलि रहा करते थे, वाह, जिन्होंने योग सूत्र, योग के जो जनक कहे जाते हैं भारत में, पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया। यह भी पेपर में पूछता है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, और आपके क्या कहता है, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, ठीक है ना, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। और ये जो शुंग वंश है ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश है, ठीक है, ये भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश है आपके शुंग वंश। तो इस तरीके के आपको फैक्ट्स जानने चाहिए। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ हैं, सोच समझ के बताइएगा। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है सर, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में है। अब विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के भाई ने की। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर के ऊपर सबसे पहला वंश जो शुरू किया उसे इन दोनों के द्वारा संगम वंश कहा गया। विजयनगर समाप्त हुआ था 1565 ईस्वी में। वो युद्ध था तालीकोटा का युद्ध, या फिर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या फिर बनीहट्टी का युद्ध, ठीक है ना, या फिर बनीहट्टी का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, देखो फैक्ट सुनते रहो लल्ला, फैक्ट सुनते रहो। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर सबसे पहले राज किया संगम वंश ने, फिर उसके बाद सालुओ वंश ने, फिर उसके बाद तुलुओ वंश ने, ठीक है ना, फिर उसके बाद तुलुओ वंश ने। और 1565 के बाद जब यह युद्ध हो गया, विजयनगर हार गया आपके बहमनियों से, तब उसके बाद राज किया आरवीडू वंश ने। बहमनियों ने विजयनगर के ऊपर आरवीडू वंश का नींव रखवाया था, ठीक है, आरवीडू वंश का नींव रखवाया था। अगला क्वेश्चन लल्ला, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। सर राज्यपाल के बारे में जिक्र हमारे संविधान के भाग 6 में मिलता है। संविधान के भाग 6 को हम लोग राज्यों का संविधान भी कहते हैं, राज्यों का संविधान भी हम लोग संविधान के भाग 6 को कहते हैं। राज्यपाल बनने के लिए सर 35 वर्ष की आयु चाहिए। और सर कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जहां का राज्यपाल बने वो उस राज्य से भी बिलोंग होता है। एक बात सर, ऐसे तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका का है, कोई व्यक्ति अमेरिका का है, और कोई ये व्यक्ति अगर चाहे तो भविष्य में क्या भारत का राज्यपाल बन सकता है, बताओ। कोई व्यक्ति अमेरिका से बिलोंग करता है, अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में पला बढ़ा, अब इसका अमेरिका में रहने के बाद आके इंडिया में रहने लगा, 10-15 साल से इंडिया में रहने लगा, तो एक दिन इसको लगा यार राज्यपाल के पास बड़ी पावर होती है, अब हमको भारत का राज्यपाल बनना है। क्या ये बन सकता है, बताइएगा लल्ला, क्या ये बन सकता है, हाँ या ना है? नहीं बन सकता, मारेंगे सही हो जाओगे। हाँ बन सकता है। मैंने क्या कहा कि ये मान लो 10-15 साल से आके भारत में रहने लगा, और अगर ये भारत में रहने लगा तो ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और वो हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो भारत का राज्यपाल बन सकता है। एक बात याद रखना, भारत का राज्यपाल बनने के लिए आपको, सर कुछ बोलना चाहेंगे आप, भारत का राज्यपाल बनने के लिए आपको भारत का जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ प्रक्रियाएं तो जन्म से भारत का नागरिक होना लल्ला जरूरी नहीं है, भारत की नागरिकता उसके पास होनी जरूरी है। क्लियर हो गया सभी को कि सर कोई जन्म से भारतीय हो ये ना, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जन्म से भारतीय होना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं लल्ला तो आपको जन्म से भारतीय होना होगा, लेकिन अगर राज्यपाल भारत में किसी राज्य के बनना चाहते हैं तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था। अच्छा सर 1857 के विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा जी नहीं थे, चूंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सर ये दोनों लोग कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। सर ये अवध से कानपुर की क्रांति का नेतृत्व किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सर राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इस पे डिस्कस 10 क्वेश्चन तक मैं जल्दी पहुंचूंगा, 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग अपने कल वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे।
चलो बताओ, किस संविधान संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य किया गया है? बताइएगा। 31वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? और आपके क्या कहा जाता है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आज ही मैं अपने पेड बैच में प्रमुख आर्टिकल और संविधान संशोधन पढ़ा रहा था, तो उसमें से कुछ आपके लिए भी कि भैया आप भी पढ़िए। सर, मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया है 42वां संविधान। आइए सर, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट जो 525 थी उसको बढ़ा करके 545 कर दिया गया था सीट, ठीक है ना। 74वां संविधान संशोधन सर नगर निगम के लिए किया गया था, जैसे 73वां पंचायती राज के लिए है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा सर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था थी। 100वां संविधान संशोधन सर बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश और भारत के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। 101वां सर आपके जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से, और 103वां सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण से, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा कि 103वां किस लिए, जीएसटी का क्या है, और बांग्लादेश, और ये कुछ याद रखेगा। 52वां सर दल बदल का कानून है। 61वां के द्वारा सर पहले 21 वर्ष की आयु में वोट देते थे, अब 18 वर्ष की आयु में वोट देते हैं। ये कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जो आपको हमेशा पढ़ करके एग्जाम में जाना चाहिए, ठीक है ना। और इनके लिए 1-1 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 मिनट में इनको दोहरा के रख दिया करो। जिंदगी भर से आर्टिकल है, संविधान संशोधन तो आदमी पढ़ा रहा है। किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत, अरे यार ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, हटाओ अगला। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? सर अभी यहां पे हाल फिलहाल में सरकार बनी है, ये सर आपके हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को लल्ला याद रखना, 2 नाम से जाना, भारत का दिल, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है, केंद्र में होने की वजह से। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है ना। पूर्ववर्ती में मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया भी बोला जाता है, भारत का इथियोपिया, ठीक है ना, भारत का इथियोपिया भी मध्य प्रदेश को बोला जाता था। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश का उज्जैन करंट अफेयर में चर्चा में है सर। क्यों चर्चा में है सर? क्योंकि यहां पे प्रसादम नाम से एक 17 दुकानों का स्वच्छ और शुद्ध खानों का एक कॉरिडोर ओपन किया गया है, महाकाल कॉरिडोर। तो प्रसादम नाम से एक वो स्थल ओपन किया गया है। उसके अलावा सर मध्य प्रदेश जो है सर वो दलहन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। हाल फिलहाल में 1 महीना पहले सर मोहन यादव जी यहां के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मोहन यादव जी यहां के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडियो कैल्विनो किस देश से संबंधित हैं जिन्हें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइएगा। यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्ष स्पेन से हैं, ठीक है ना, स्पेन से हैं। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्न में से किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित, अब करंट अफेयर मैं सुबह खूब डिफाइन करता हूं, इसलिए मैं करंट अफेयर के चक्कर में ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 7वीं बार जीता है सर। ए ऑप्शन आर प्रज्ञानंदन ने। 10 क्वेश्चन हो गए थोड़े थोड़े डिटेलिंग के साथ। अब आइए अगला, निम्न में से कौन सा दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल 26 जुलाई 1999, ठीक है ना, 26 जुलाई 1999 ईस्वी को कारगिल विजय दिवस बनाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय भारत के। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सिर्फ नाम के शरीफ थे बहुत नालायक। इसी से कुछ समय पहले हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो एक समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के साथ चलाई गई थी, ठीक है ना, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के साथ चलाई गई थी। पाकिस्तान और भारत के बीच में 24 डिग्री पैरेलल रेखा गुजरात साइड पड़ती है, 24 डिग्री पैरेलल। अगर कभी आपसे पूछ दे कि 24 डिग्री पैरेलल किन 2 देशों को अलग करती है, तो गुजरात वाले साइड से आपको याद रखिएगा 24 डिग्री पैरेलल पाकिस्तान को और भारत को अलग करता है। हालांकि पाकिस्तान कहता है कि ऐसी कोई पैरेलल रेखा नहीं है, लेकिन भारत कहता है तुम पगलाओ मत,
ठीक है ना। चलिएगा, तो ये बात भी आपको 20, क्योंकि हम लोग मैकमोहन, रेडक्लिफ यही याद रखते हैं जनरली चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन ये भी याद रखना कि 24 डिग्री पैरेलल गुजरात साइड पड़ता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का काम करता है। एक बात और याद रखना, आपसे पूछेगा वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के समानांतर कुछ हद तक बाउंड्री का कार्य करती है। झेलम नदी। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री का कार्य करती है, जो वेरीनाग के, शेषनाग के पास वेरीनाग से निकलती है। और ठीक है ना, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कुछ हद तक बाउंड्री का कार्य करती है। अगला पॉइंट पे आते हैं लल्ला। आज अटल जी के नाम पे अटल सेतु का महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया, वो भी ध्यान रखेंगे। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहां है? फिक्स क्वेश्चन है कि ये सब पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना, बताइएगा लल्ला। चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? अब देखो इस तरीके के कई क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछें सबरीमाला, वेंकटेश्वर, महाबोधि, खजुराहो, चलो मैं पूछता हूं महाबोधि मंदिर कहां पे स्थित है, ठीक है ना। वेंकटेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है, ठीक है ना। उसके अलावा विश्वनाथ जी मंदिर, विश्वनाथ जी मंदिर कहां पे स्थित है? उसके अलावा आपसे एक पूछ दिया जाए मीनाक्षी मंदिर, खूब पूछता है, मीनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है? मार्तंड मंदिर कहां पर स्थित है? मार्तंड मंदिर कहां पे स्थित है? चलिए आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। हाँ, सबरीमाला तो यार केरल में है, कल उस पे बात हुआ था इसलिए आज मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। तो सर पहले सुनिए, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर सर तंजाउर में है। एक और बात, जो होयसल मंदिर समूह है, ये करंट अफेयर भी साथ साथ लेके चलो। होयसल मंदिर समूह, होयसल मंदिर समूह में लल्ला करीब करीब ये भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा 42वां आपके शांति निकेतन को। अगर सर हम लोग मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो तमिलनाडु में, और वेंकटेश्वर ये कहां पड़ता है सर? तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, विश्वनाथ मंदिर जी की बात करें तो यूपी में, मार्तंड मंदिर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में। महाबोधि मंदिर कहां पे पड़ता है सर? ये पड़ता है आपके बिहार में, ठीक है ना। महाबोधि मंदिर कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में रहना ही रहना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? बताइएगा। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट इस तरीके का, भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ठीक है ना, जो आपकी प्रोजेक्ट घड़ियाल है, ये भी पूछता है कब शुरू हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब शुरू किया गया था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? लाल पांडा प्रोजेक्ट, अभी गिद्ध संरक्षण जिसे आप वल्चर कहते हैं, वल्चर, तो गिद्ध लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। गिद्ध संरक्षण भारत में कब शुरू किया गया था, यह भी बताइएगा। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध से रिलेटेड एक करंट अफेयर है, वो बता दे रहा हूं। वो करंट अफेयर क्या है सर कि हिमालयन गिद्ध, ठीक है ना, हिमालयन गिद्ध का प्रजनन, कैपिटिव प्रजनन कराने वाला भारत पहला देश बना है, ठीक है ना। कैपिटिव प्रजनन कराने वाला भारत पहला देश हिमाचल प्रदेश में बना है। सर ये कैपिटिव प्रजनन क्या होता है? जब किसी जीव जंतु, फ्लोरा या फौना का उसके नेचुरल हैबिटेट, उसके घर से बाहर रख करके मानव निर्मित, जैसे जू या कोई आपके चिड़ियाघर वगैरह जैसे जगहों पे किससे कौन ब्रीडिंग करेगा और कौन सा उसका बच्चा होगा, ये कंट्रोल इंसान करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटिव प्रजनन। तो अभी हिमालयन गिद्ध का, वल्चर का कैपिटिव प्रजनन कराने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है और विश्व का दूसरा देश। मतलब कि हिमालयन गिद्ध ऐसा कैपिटिव प्रजनन कराने वाला पहला देश कौन सा है सर? पहला देश लल्ला फ्रांस है, ये फर्स्ट देश है। और सर कैपिटिव प्रजनन कराने वाला भारत दूसरा देश बना है। अगर एशिया के संदर्भ में देखोगे तो पहला, ठीक है ना। कछुआ के लिए घड़ियाल, टाइगर, कछुआ, प्रोजेक्ट टर्टल, मतलब कछुआ का प्रोजेक्ट भारत में कब आया था? इस तरीके के कई हैं। गैंडा, राइनासोर से रिलेटेड प्रोजेक्ट भारत में कब आया था? आंसर करो। गैंडा, कछुआ, घड़ियाल, टाइगर, गिद्ध। सर देखिए जो मूल क्वेश्चन था उसके बारे में सुनिएगा। सर 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसका जो हेडिंग हुआ करता था वो हुआ करता था गजा टू प्रजा।
पहली बार, ठीक है ना। अगर घड़ियाल की बात कर दोगे, गैंडा की बात करोगे तो 1996 में आया था। कछुआ, अगर आप लल्ला कछुआ की बात कर लोगे कि सर कछुआ से रिलेटेड कब आया था, तो वो आया था 1975 में, ठीक है ना। 1900 वहां पे रख के चले जाओ, ठीक है ना। 1975 में गिद्ध संरक्षण हुआ था 2006 में, कछुआ का हुआ था 1975 में संरक्षण। टाइगर 1973 में टाइगर के लिए प्रोजेक्ट आया था। और अगर आप देख लेंगे कि सर घड़ियाल के लिए कब प्रोजेक्ट आया था, अगर आप बता सके तो बताइए। हिम तेंदुआ के लिए तो 2009 में। एक लड़का पूछ रहा है सर हिम तेंदुआ, अभी कजाकिस्तान ने इसको अपना नेशनल एनिमल घोषित किया है ना, तो इसके लिए तो 2009 में आया था। हिम तेंदुआ के लिए 2009 में। घड़ियाल के लिए कब आया था? 1975 में ही आया था, ठीक है ना। ऑलिव रिडल, और इसके लिए 1975 में। नहीं मिलेंगे ये सब एक जगह, नहीं मिलेंगे। और ये जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है ना, तुमको लगता होगा ना 10 किताब उठा के ढूंढोगे तो ये करेंट अफेयर, ये हिम तेंदुआ करेंट अफेयर, ये सब स्टैटिक जीके और ये रेगुलर वाले क्वेश्चन एक जगह मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इनको रट लिया करो। कजाकिस्तान का हिम तेंदुआ अभी वो राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है। तो अब आपसे हो सकता है पेपर में करेंट अफेयर से लपेट के पूछ दे कि हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब आया था, अगला पॉइंट, ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसका डी नहीं होगा। 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में आया था, ठीक है ना। 1992 में भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ए ट्रेन टू पाकिस्तान? अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? वैसे मैं आपको बताऊं, इनकी कई किताबें भारत में फेमस है, ठीक है ना। इनकी कई किताबें भारत में फेमस है, जैसे कि गदर, सिखों का इतिहास, दिल्ली, ये सब लिखा है आपके किसने? खुशवंत सिंह ने, ठीक है ना। इनकी एक किताब बड़ा ज्यादा वो लाई थी, गदर 1915। हम लोग तो हालांकि गदर एक प्रेम कथा सनी देओल को जानते हैं, लेकिन खुशवंत सिंह की एक किताब है गदर 1915, ठीक है ना। वो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ना उस पे। उसके अलावा इनकी एक किताब बड़ी फेमस है, सिखों का इतिहास, ठीक है ना। सिखों का इतिहास, इनकी किताब बहुत फेमस है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है दिल्ली, वह भी बहुत ज्यादा फेमस है। दिल्ली वह भी बहुत ज्यादा फेमस है। और साथ ही साथ इनका एक किताब जो कि क्या वो ऐसे करके यार, सत्य प्रेम और द्वेष, ठीक है ना। इनकी एक किताब है सत्य प्रेम और द्वेष, ये भी सत्य प्रेम और द्वेष, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, सत्य प्रेम और द्वेष। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी की डेट दी हुई है। फरवरी में वैसे 2-3 डेट बड़े इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, जैसे कि 4 फरवरी को, जैसे ये 4 फरवरी है सर, इस दिन विश्व कैंसर डे मनाया जाता है, कैंसर दिवस मनाया जाता है, कैंसर रोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए। अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है तो चलो इसके आगे 28 कर दिया जाए, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को? और सर वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? अरे यार इसको हटा ही दें तभी हो पाएगा ना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ये हटा दिए। तो वेटलैंड डे आप मनाते हो 2 फरवरी को, 28 फरवरी को आप मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी फरवरी मनाया जाता है 21 तारीख को, ठीक है ना। 21 तारीख को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है ना, मदर लैंग्वेज डे, ठीक है ना, ये मनाया जाता है। और मैंने आपके लिए क्या किया था? 28 फरवरी, 28 फरवरी को लल्ला क्या मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे, ठीक है ना, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल साइंस डे। अगला क्वेश्चन देखो, ये मुझे अच्छे से पता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर अब तक मैंने 15 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो 75 नॉलेज दे चुका हूंगा। तो आप YouTube में अगर ये सोचें, YouTube में मैं जनरली आपको बताता हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आना चाहिए। आप 2-4-10 दिन किसी से थियरी पढ़ लेते हो, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने खाली YouTube पे आओ, मैं लिखता हूं आप सफल हो जाओगे। बहुत क्लियर बात आपको कह रहा हूं, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस। हां, अगर मेरी ईमानदारी से, मैं जीएस टीचर हो करके, हो सकता है मेरी लाइन वायरल हो जाए या लोग उसको कैच कर लें, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं जीएस टीचर हो करके बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली जो चीज है दैट इज हमारे एग्जाम में करंट अफेयर। इसलिए नहीं कि हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं सुबह 8 बजे,
वास्तव में करंट अफेयर के लिए तो आपको यूट्यूब पे, क्योंकि आप भी ऑफलाइन कोचिंग करते हो, हम भी कभी ना कभी किए हैं। ऑफलाइन में आपको कितना करंट अफेयर पढ़ाया जाता है यह आपको एहसास होगा। 10-20 दिन कोई पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, और यूट्यूब पे कितना करंट अफेयर मिलता है यह भी आपको एहसास होगा। खैर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? अगर लल्ला हम लोग बात करें, इस तरीके के बड़े राष्ट्रीय उद्यान पूछता है। अचानक मार, इसका तो नाम हम सुनते हैं तो हमको लगता है ही का है भाई, अचानक मार। चलो बताओ ये कहां पे है, ठीक है ना। अचानक मार कहां पे है? केवलादेव, ठीक है ना, केवलादेव ये कहां पे पड़ता है, ठीक है ना, केवलादेव। उसके अलावा हेमिस, हेमिस ये कहां पे पड़ता है? हेमिस नेशनल पार्क। उसके अलावा आप बताइएगा नागरहोल, ठीक है ना, नागरहोल ये आपके कहां पे पड़ता है? और ऐसे बहुत सारे हैं। नागरहोल ये कहां पे पड़ता है सर? चलिए पहले तो बांदीपुर और बनरघट्टा ये सब पड़ता है कर्नाटक में। नागरहोल की भी बात करें तो सर कर्नाटक में। केवलादेव की बात करें तो सर राजस्थान में, भरतपुर में। अचानक मार की बात करें तो सर छत्तीसगढ़ में। हेमिस की बात करें तो सर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? मैं आज आप लोग के लिए सोच रहा था कि लक्षद्वीप वाले मुद्दे पे मैं सेशन ले लूं, लेकिन उसका यार कंटेंट उतना अच्छा मेरे से नहीं मैं खोज पाया जितना मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन लेवल पे होना चाहिए। तो मैं आज तो सैटरडे हो गया, संडे तो नहीं, मंडे को जरूर लक्षद्वीप के ऊपर मैं 10 मिनट शो लूंगा। उसमें उसका पूरा स्टैटिक जीके सीके सब बता के रख दूंगा। सर अब वो मुझे याद क्यों आया? क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ, ए ऑप्शन, प्रशांत महासागर में हमारे ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ से बने हुए हैं। कोरल रीफ से बना हुआ हमारे यहाँ आजकल चर्चा में क्या है? तो लक्षद्वीप है। अच्छा कोई बतावे लक्षद्वीप को 2 भागों में कौन डिग्री लाइन बांटती है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या 11 डिग्री? बताइएगा। लक्षद्वीप को 2 भागों में, नॉर्थ और साउथ में कितने डिग्री बांटती है? लक्षद्वीप के हवाई अड्डा, लक्षद्वीप के हवाई अड्डा का नाम क्या है? लक्षद्वीप के सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप के सबसे छोटा द्वीप का नाम क्या है? ठीक है ना, सबसे छोटा द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कितने जिला हैं? लक्षद्वीप में जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, ठीक है ना। ऐसे ही तो क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। 2024 का शुरुआती दिनों का सबसे हॉट टॉपिक ये बना हुआ है। कह दीजिए नहीं बना हुआ है, कोई अगर इनकार करे तो मुझसे बताइएगा। अमीनी और कन्ना नूर याद रखना, या मैं पेन का कलर बदल दूं, नॉर्थ में अमीनी और साउथ में कन्ना नूर, ठीक है ना, कन्ना नूर द्वीप ये है लल्ला, जो इसको कितने डिग्री रेखा के द्वारा बांटते हैं? 11 डिग्री। लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल के द्वारा नॉर्थ और साउथ में बढ़ता है। हवाई अड्डे की बात करें तो सर यहाँ पे एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है अगाती। अगर सर सबसे बड़े द्वीप की बात कर दें तो आड्रोट है, सबसे छोटे द्वीप की बात कर दें तो बिट्रा है। सबसे बड़ा द्वीप सर आड्रोट है, सबसे छोटा द्वीप सर बिट्रा है। यहाँ की भाषा सर 2 तरीके की भाषा बोली जाती है। ये एक चीज आपको मैं मजबूर करता हूं, मतलब कहना चाहता हूं, एक तुम सर्च करके बस बताना, वो भी सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखना। जिलों की संख्या की बात करें सर तो 1 है। जनसंख्या की बात करें तो सर 64,000 प्लस है यहाँ की जनसंख्या, ठीक है ना, 64,000 प्लस है यहाँ की जनसंख्या। अब सच बताओ, 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय, मालदीव ऐसे पूछता है ना। लक्षद्वीप के सबसे करीबी देश कौन सा है? तो मालदीव है लक्षद्वीप के सबसे करीब में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी होंगी, और इन्हीं मुद्दों पे एमसीक्यू पे, स्टैटिक जीके पे मैं सोमवार को 7:40 पे 10 मिनट शो लूंगा, ठीक है ना। सोमवार को, उस दिन तुम लोग एकदम तैयार रहना इस तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपका बुक आ गया, मजा आ गया सर, बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। लेकिन यार पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। लक्षद्वीप की भाषा आज आपको सर्च करके बतानी है। भारत में कितने रामसर साइट हैं? देखिए सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात की जाए तो 42 है। रामसर साइट की बात किया जाए तो 75 है, ठीक है ना। रामसर साइट की बात किया जाए तो 75 है। ये भारत में कितने रामसर साइट हैं? सर रामसर साइट 75 है। हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 42 है,
ठीक है ना। केरल का अष्टमुडी भारत का पहला रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, एक जगह का नाम है, वहां पे वेटलैंड को लेकर के एक मीटिंग हुई थी, उसी रामसर जगह से ये रामसर साइट नाम आ गया है लल्ला। 75 वेटलैंड साइट हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में 42 हैं, ठीक है ना। ये दोनों बातें याद रखिएगा। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास सिटमैक्स किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है बताइएगा। अभी अच्छा बताओ, अभी बोंगो सागर, ठीक है ना, बोंगो सागर यह किन दो देशों के बीच में होता है, एक तो आपको यह बताना है। वीर गार्जियन यह भारत, एक साइड तो भारत रहेगा, एक साइड भारत रहेगा। वीर गार्जियन यह भारत किसके साथ कर रहा है एक्सरसाइज? तर्कस नाम का एक्सरसाइज भारत किसके साथ कर रहा है? उसके अलावा खंजर और टेबल टॉप, ठीक है ना, टेबल टॉप एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ कर रहा है? खंजर नाम का एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ कर रहा है? क्योंकि देखो सब में भारत तो है, ठीक है ना। सीन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत किसके साथ कर रहा है? सीन्यू मैत्री, ठीक है ना, सीन्यू मैत्री। अब चलो आंसर देना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सिटमैक्स, सिटमैक्स की बात की जाए तो भारत है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ठीक है ना। भारत है, सिंगापुर, देखो ये सिंगापुर है, ये इंडिया है, ये थाईलैंड है, ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब बात करते हैं इनकी। सर सीन्यू मैत्री भारत जापान के साथ एक्सरसाइज करता है। बोंगो सागर सर भारत बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज करता है। वीर गार्जियन सर भारत जापान के साथ एक्सरसाइज करता है। तर्कस यूएसए के साथ भारत का एक्सरसाइज है। टेबल टॉप बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज है, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज है। खंजर, खंजर आजकल बड़ा चर्चा में चल रहा है, खंजर भारत किर्गिस्तान के साथ करता है और इंद्रधनुष नाम का ब्रिटेन के साथ किया है। तो यहां पे मैं किर्गिस्तान लिख दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, किर्गिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायणी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। सर महादेवी वर्मा तो यामा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। सूरदास सर सूर सागर, सूर सुरावली, ये इनकी सूर सागर जो एग्जाम में पूछता है मैं वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और सूर सुरावली, ठीक है ना, सूर सुरावली, ये इनके दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए रामायणी, तो रामायणी है कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास वाराणसी उत्तर प्रदेश से इनका बड़ा संबंध है, ठीक है ना। कबीर वहां कबीर चौरा, चौराहा और भी इनसे जुड़े हुए बड़े बड़े पवित्र स्थल आपके वाराणसी में पड़ते हैं, ठीक है ना, कबीरदास जी से। उसके अलावा अच्छा सूर सागर, सूर सुरावली और सूरदास जी का एक और यार साहित्य लहरी, ठीक है ना, साहित्य लहरी, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। उसके अलावा अगर आपके बात किया जाए मदनाष्टक, रहीम रत्नावली, ये रहीम दास जी के हैं। कबीरदास जी की अगर बात करोगे तो ये फेमस है इनका रामायणी, ठीक है ना, ये फेमस है इनका रामायणी। अगला भाषा है लक्षद्वीप की सर जी। अच्छा ठीक है भैया, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? सर ये तो करेंट अफेयर है, सर नाथुला, ठीक है ना। अगला, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में जाना जाता है? बताइएगा। मछली में मौजूद, सर देखिए राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सर के को तो हम लोग नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं, विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना, कैल्सीफेरॉल के नाम से, या एंटी रिकेट्स विटामिन, ठीक है ना, एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और डी को ही हम लोग सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और लल्ला अगर बात करते B12 की तो साइनाकोबालामीन के नाम से भी, ठीक है ना, साइनोकोबालामीन, ठीक है ना, साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 को हम लोग थायमीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, थायमीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से लेक्चर ओपन करना किसी भी जगह से और मिला लेना लल्ला कि हर क्वेश्चन में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जहां मिले वहां से पढ़ना, ठीक है ना। ज्योति पुंज के लेखक कौन है बताइएगा, ज्योति पुंज के लेखक कौन है? बस ये आपको थोड़ा सा सोच समझ करके बता देना है कि ज्योति पुंज किसने लिखा है। सोचो समझो बताओ ज्योति पुंज किसने लिखा है।
से ज्यादा। हाँ, अभी तो मछली से एक बात याद रखना, घोल मछली को गुजरात का राष्ट्रीय वो नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, मछली नियुक्त किया गया है। देखो ज्योतिपुंज, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नरेंद्र मोदी जी की किताब है। इनकी एक किताब तुम लोग बड़ी फेमस सुनी रहे होगे, एग्जाम वॉरियर, ठीक है ना, एग्जाम वॉरियर, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये नरेंद्र मोदी जी कई किताब लिखे हैं, ये तुम लोग जान लो, ये मत सोचना कि इनके द्वारा कोई किताब नहीं लिखी गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एग्जाम वॉरियर और सामाजिक समरसता, सेतु बंधु, ठीक है ना, इनकी किताब एक और बड़ी फेमस है, सेतु बंधु, ठीक है ना, इनकी एक और बड़ी फेमस है, सामाजिक समरसता, ठीक है, सामाजिक समरसता। इन सब किताबों में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी शामिल हैं, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद जी की गबन, गोदान, नमक का दरोगा, ये सब बड़ी फेमस किताब है। अगला पॉइंट, तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, बताइएगा। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, देखिए सर, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य। अब किससे क्या पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार दोनों किससे दिए जाते हैं, आपके साइंस के फील्ड से, ठीक है ना। कलिंग पुरस्कार। खेल से अगर बात किया जाए तो सर इसमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो मुख्य रूप से आपसे पूछता रहता है। अगर लल्ला आप चिकित्सा से पूछोगे तो धन्वंतरी अवार्ड, बीसी राय अवार्ड, ठीक है ना। अगर आप साहित्य से पूछोगे वो अलग है, लेकिन अगर आप कहोगे संस्कृत साहित्य से तो वाचस्पति अवार्ड, ठीक है ना, वाचस्पति, ठीक है ना, वाचस्पति ऐसे, हाँ, वाचस्पति अवार्ड, ये संस्कृत साहित्य। अब सिर्फ साहित्य की बात करोगे तो फिर व्यास पुरस्कार साहित्य से दिया जाता है, सरस्वती पुरस्कार साहित्य से दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से दिया जाता है। तो फिर ऐसे कई आ जाएंगे जो साहित्य के क्षेत्र से दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो साहित्य के क्षेत्र से दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या रहेगा। अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। अच्छा, इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपसे पूछता है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर, ठीक है ना, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके अलावा चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, ऐसा पूछता है। अंगूरों में जो पाया जाता है टार्ट्रिक और मैलिक एसिड। देखो, सेब में जो पाया जाता है उसको लल्ला हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड, टमाटर में जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लल्ला ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड। कपड़ों पर जंग लगे धब्बे को हटाने में हम ऑक्सैलिक एसिड का, धब्बे को हटाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, हटाने में प्रयोग होता है, ठीक है ना, आपके ऑक्सैलिक एसिड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कपड़ा लोहा के साथ रखा है, उस पर दंग लग गया तो अब ले जाके टमाटर रगड़े पड़े हो। सोडा वाटर में लल्ला याद रखना कौन सा पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। सोडा वाटर में कौन सा पाया जाता है, तो कार्बोनिक एसिड पाया जाता है सोडा वाटर में, ठीक है। क्लियर है, सभी को याद रहेगा मेरे भाई। अगर सभी को याद रहेगा तो फिर मजा आ जाएगा और आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले पे जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है, बताइएगा। रुंगराडो स्टेडियम, अब ऐसे बहुत सारे, युवा भारती कलकत्ता में है, बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में है, और आपके क्या कहा जाता है अभी वो वाला ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, और रुंगराडो स्टेडियम ए ऑप्शन उत्तर कोरिया में है, ठीक है ना। रुंगराडो स्टेडियम कहां पे है लल्ला, तो उत्तर कोरिया में है। आ जाओ, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी, सर वो पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसकी स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति देता है, सर आर्टिकल 11 नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का संसद को शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन लल्ला, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गाडविन आस्टीन, जिसे आप K2 के नाम से भी जानते हो। और अगला क्वेश्चन है आपके, मगध का कौन सा सम्राट अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता था, सर अपोर परशुराम के नाम से महापद्म नंद जाना जाता था, ठीक है ना।
संविधान का कौन सा, अब थोड़ा सा थकान हो गई है तो अब मैं चाह रहा हूं कि बस ठीक है, इतने क्वेश्चन जितना बता दिया हूं, क्या 100 से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हूं? खोल के मेरे लेक्चर को देख लेना। एक एफिशिएंट तरीके से 40-50 मिनट दम लगा के एक बार पढ़ लो, तो फिर 5-10 मिनट का एक गैप ले लिया करो, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत, ग्रसर ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए आर्टिकल 40 है। 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। 44 को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मदुरई को कहा जाता है। मंदिरों का शहर भी मदुरई कहा जाता है। वैसे वाराणसी को भी मदुरई, काशी को भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। मगध का कौन सा सम्राट, ठीक है ना, मगध का, इसमें ये आंसर नहीं होगा यार, ये होगा मदुरई के बाद, ठीक है ना, है ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, मगध का कौन सा सम्राट, ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, डी ऑप्शन महापद्मनंद। हाल ही में लॉन्च की गई वाई भारत मैटर्स किताब किसने लिखी है? सर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने लिखी है, ठीक है ना, एस जयशंकर जी ने लिखी है। अगला, निम्न में से किसने प्यूबिटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? सर रन मशीन किंग कोहली ने जीता है, ठीक है ना, रन मशीन किंग कोहली ने जीता है। शुरू किया जाए, रीफू, अभी एवं नहीं होगा, रीफू नहीं, यहां पे दीफू होगा, ठीक है ना, ये होगा दीफू, अंग्रेजी में समझा करिए। दीफू कहाँ स्थित है? दीफू सर मोहल्ले में थोड़ी है, ये तो सर म्यांमार, चाइना और इंडिया, इसके ट्राई जंक्शन पे पड़ता है आपके दीफू दर्रा, ठीक है ना। एक साइड आपके म्यांमार, एक साइड आपके वो चीन और एक साइड अपना महान भारत, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा के अलावा आपसे पेपर में तो ये अरुणाचल प्रदेश साइड, अरुणाचल हिमाचल में दीफू। अब अरुणाचल से याद रखिएगा बोमडिला, आपसे कई बार पूछता है बोमडिला दर्रा कहां पे पड़ता है। उसके अलावा एग्जाम में अक्सर पूछता है माना दर्रा कहां पे पड़ता है, नीति नाम का दर्रा कहां पे पड़ता है। उसके अलावा माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है ना, लिपुलेख नाम का दर्रा कहां पे पड़ता है। साथ ही साथ दर्रों से रिलेटेड आपको एक बात और बता दें, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश से जरूर याद रखना। माना, नीति, लिपुलेख तीनों के तीनों कहां पड़ते हैं? तो उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम, इसको लेकर के मत चले जाना। जो जिला अब लद्दाख में पड़ता है, जो जिला को अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो लद्दाख में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगर हम लोग बांध के हिसाब से देखें, आओ ऑप्शन, अर्जुन किसके साथ रहते हैं? कृष्ण के साथ, तो ये याद रखना कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना, ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। अच्छा, भाखड़ा के बारे में बात करें तो भाखड़ा भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बांध है, ये भी बात याद रखना, भाखड़ा सबसे बड़ा क्या है? गुरुत्वीय बांध है। और सर लंबाई के हिसाब से बात करें तो हीराकुंड, जो सर आपके महानदी के ऊपर पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़े बांध में से एक है। रिहंद बांध की बात करें तो सर ये भागीरथी नदी के ऊपर पड़ता है। किस नदी के ऊपर? भागीरथी। ये वही भागीरथी नदी है लल्ला जिसको हम लोग आगे चल के गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, आगे चल के गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके के कुछ आपको जो फैक्ट्स हैं वो एकदम रट करके रखने पड़ेंगे कि भैया अगर एग्जाम में आ जाए तो चूकना नहीं है, ठीक है ना। 4800 करीब मीटर आपके हीराकुंड की लंबाई चौड़ाई पड़ जाती है, 4800 के आसपास। वहां पे गिलास पानी रख दो, नहीं रख दो, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। 4800 के आसपास इसकी लंबाई चौड़ाई पड़ जाती है हीराकुंड की, तो वो भी आपको याद रखें। गुरुत्वीय बांध अगर कोई पूछे तो भाखड़ा नांगल का आंसर करना। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? बताइएगा, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? देखो, अगर लोकपाल से रिलेटेड आपके पेपर का चाहे यूपी पुलिस हो, जीडीयू, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कुछ भी पूछे, लोकपाल विश्व में सबसे पहले किस देश में आया ये बताइए। लोकपाल विश्व में किस वर्ष में सबसे पहले आया ये बताइए। भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? भारत में जब लोकपाल आया तो कोई लोकायुक्त भी तो बना होगा, उसका नाम बताइए। वर्तमान में भारत के लोकायुक्त कौन है, उनका नाम बताइए। मतलब आज हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं और तब का नाम बताइए। देखिए सर, लोकपाल विधेयक की बात की जाए तो सबसे पहले 1809 में आया था, लाने वाले देश का नाम था स्वीडन, ठीक है ना, स्वीडन। और सर प्रथम लोकायुक्त की बात की जाए तो पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है ना, क्या नाम है?
पिनाकी चंद्र घोष जी, पिनाकी चंद्र घोष जी ये भारत के प्रथम लोकायुक्त रहे हैं भारत के। और वर्तमान अगर 2024 की बात कर दी जाए, सितंबर 2023 से प्रदीप कुमार मोहंती, सितंबर 2023 से अब तक आज तक प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं, प्रदीप कुमार मोहंती ये हैं आपके सितंबर 2023 से अब तक। राइट आंसर इसका क्या है सर? 1968। राइट आंसर है 1968, याद रहेगा। अच्छा, स्वीडन से एक बात और याद रखना, ये स्वीडन वो पहला देश है जिसने लोकपाल लोकायुक्त को लाया, और ये स्वीडन ही वो पहला देश है जिसने 1749 में जनगणना भी करवाया था, ठीक है ना। इसने जनगणना भी पहला करवाने वाला देश आपके कौन है? स्वीडन ही है। तो स्वीडन से दो चीजें, लोकपाल लाने वाला पहला देश स्वीडन, जनगणना कराने वाला पहला देश स्वीडन। जनगणना कब कराया? 1749 ईस्वी में। लोकपाल कब लाया था? 1809 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? देखिए, युग की प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है सर। देखिए, वो है आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं, ठीक है ना। और यजुर्वेद में सर बलिदान युक्त मंत्रों का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। अथर्ववेद में सर जादू टोना का जिक्र, और आयुर्वेद का जिक्र भी आपको अथर्ववेद में ही मिलेगा सर। और सामवेद में सर संगीत का जिक्र मिलेगा, संगीत का जिक्र। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने बड़ा अच्छा देखा था, वो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ चुका है कि वेदों के संदर्भ में अगर हम लोग देखें कि सर वेदों के संदर्भ में, तो आपको यह बताना है भारत में वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, दर्शन कितने हैं, महापुराण कितने हैं। चलो यहां पे बताओ, भारत में वेद कितने हैं? चलो यहां पे नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। ये ऋग्वेद ये वो किसी क्वेश्चन में कर लूंगा, अब चूंकि इसका मैं डिटेल दे चुका हूं इसलिए मैं इसमें अब आगे ही बढ़ जा रहा हूं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? देखिए सर, ये तीन केसेस होते हैं, धीरे धीरे गिरना, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना बैरोमीटर के पाठ्यांक का, या फिर अचानक। अगर अचानक गिरने की बात कर रहा है सर, तो निश्चित तौर पे आज कुछ तूफानी होगा, ठीक है ना। तो तूफानी होगा लल्ला। अगले पॉइंट पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। अब देखो, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 लोग चढ़े थे, उन 2 लोगों का नाम बताओ। माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला जो चढ़ी उसका नाम बताओ। माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला जो चढ़ी उसका नाम बताओ, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन यहां माउंट एवरेस्ट से बनेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है यह बताइएगा। 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली अगर महिला की हम लोग बात करें लल्ला, तो वो है आपके संतोष यादव, ठीक है। पहली भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल। पहली महिला की बात करें तो जुंको तबई, जापान की। क्लियर है ना, जुंको तबई जापान की। लेकिन सर आपने बोला माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? भाई ये भी तो एक क्वेश्चन उठेगा कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे कहां से? नेपाल से। एडमंड हिलरी कहां से? न्यूजीलैंड से। तो एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड वाले और तेंजिंग नोर्गे नेपाल वाले, ये 2 लोग माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े थे, ठीक है ना। नेपाल में सर इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा, ठीक है ना, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसे सर कोमलंगमा, नेपाल ये हिमालय को कोमलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, कोमलंगमा और ये 4 चीजें, ठीक है। अगले पे क्वेश्चन पे आते हैं, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? गांधी जी के जो विचारधारा है उसका मूल क्या है? बेसिक देखो, गांधी जी अपने जीवन में कई चीजों से काफी प्रभावित थे। गांधी जी कई चीजों से काफी प्रभावित थे। एक तो वो 2 किताब से बहुत प्रभावित थे, वो 2 व्यक्ति से जिनसे प्रभावित थे वो भी आपको बता रहा हूं। जिस विचार, देखो गांधी जी जिस किताब से प्रभावित थे उसमें एक उनकी है अनटू द लास्ट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो थोरो ने लिखा है। थोरो की किताब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे। सिविल डिसओबीडियंस, एक्चुअली मूवमेंट वर्ड हटा दो, सिविल डिसओबीडियंस इटली के महान विचारक थोरो की किताब के कुछ पन्ने हैं। और दूसरा, गांधी जी अनटू द लास्ट और लियो टॉलस्टॉय से भी बहुत प्रभावित थे। अनटू द लास्ट किताब का नाम है, और व्यक्ति के रूप में अगर हम कहें
तो लियो टॉलस्टॉय ये व्यक्ति है, ठीक है ना, लियो टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय से और थोरो से। और किताब के रूप में कहें तो गांधी जी गीता से बहुत प्रभावित थे, अनटू दी लास्ट से बहुत प्रभावित थे। और अगर इनकी विचारधारा की बात करें तो धर्म और नैतिकता। मैं तुम्हें बताऊं, गांधी जी हमेशा ये मानते थे कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। गांधी जी ने जब भी भाषण दिया तो कहा कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। लियो टॉलस्टॉय की एक किताब है पीस एंड वॉर, वो भी गांधी जी के जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ी थी, पीस एंड वॉर, ठीक है ना, लियो टॉलस्टॉय की। अगला क्वेश्चन, आमिर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि था? देखो, आमिर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों के दरबार में अपना करियर देखा था। आमिर खुसरो ने अपना करियर बलबन के दरबार में शुरू किया था। आमिर खुसरो सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा टाइम किसके दरबार में रहा है? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रहा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। करियर अगर इसका स्टार्ट हुआ था तो बलबन के समय 8 सुल्तानों का दरबार इसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा था। आमिर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद कहा जाता है। आमिर खुसरो को तबला का, सितार का, कव्वाली का जनक माना जाता है, तबला, सितार, कव्वाली, इन तीनों का जनक माना जाता है आमिर खुसरो को। यह बात आप याद रखेंगे। और राइट आंसर इसका क्या बनेगा सर? डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए इसने एक किताब लिखी थी, तबाकत ए नास, इसकी किताब का नाम क्या था यार? वो तबाकत नासिरी नहीं, अल फुतूह करके कुछ नाम था। उस किताब में अलाउद्दीन खिलजी को इसने जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, ऐसे इसने लाइनें लिखी थी, ठीक है ना, किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। लेकिन था ये बेसिकली बहुत ही नालायक टाइप का व्यक्ति, ठीक है ना, धर्मांध व्यक्ति था। धर्म के कीड़े इसके अंदर सड़ रहे थे, बहुत गंदे गंदे थॉट्स ये देता था धर्म को लेकर के। हर वो व्यक्ति गलत है जो इंसान से इंसान को लड़ाने का काम करे। आमिर खुसरो ने कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां लाने का काम किया था। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कैसे, तो उठा करके इनका पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि वही वाली बात की जब सोमनाथ मंदिर गुजरात साइड से उसकी दीवारों को गिराया जा रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी को दिखा के कह रहा है ऐसा नहीं लग रहा है सुल्तान की ये मक्का की तरफ सजदा करते हुए मंदिर गिर रही है। अरे ससुर पागल, अगर किसी का दीवार गिर रहा है, किसी का घर गिर रहा है तो मक्का की तरफ सजदा हो रहा है। अल्लाह भी ऐसे नहीं है जैसे ये सोचते थे। अल्लाह मानवता को पसंद करते हैं, इंसानियत को पसंद करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी ने इंसानियत के लिए अपने जान को कुर्बान किया था। ये सब ऐसे उनको देते हैं। खैर आइए, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? बताइएगा, धर्म के बारे में किसने यह कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? मैं आपको बताऊं, अब चलो एक हिंट दे देता हूं। जर्मनी का था, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी था, समाज सुधारक भी था। इसकी एक किताब है दास कैपिटल, और इसने ये लाइन बोला है, दुनिया के मजदूरों एक हो। मैं बताता हूं, वो है आपके डी मार्क्स। ये जो कार्ल मार्क्स है, जो कि जर्मन चिंतक हुआ करता था, जर्मनी का हुआ करता था, इसने नारा दिया था दुनिया के मजदूरों एक हो। उसके अलावा एक बार आपके पेपर में पूछा है कि कार्ल मार्क्स की किताब जो दास कैपिटल है यह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आप बताओ इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पेपर में पूछा है। हमेशा याद रखना, इसका प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। यह आपके पेपर में पूछा है, ठीक है ना। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1867 ईस्वी में, जर्मनी का था। कई बार यह भी पूछ देता है, ठीक है ना। भगत सिंह के जीवन पे लेनिन का बहुत प्रभाव था, ठीक है ना। भगत सिंह जी लेनिन की विचारधारा से बहुत प्रभावित रहते थे, ठीक है। और हिटलर से सुभाष चंद्र बोस जी प्रभावित तो नहीं रहते थे, एज ए मित्रवत व्यवहार करते थे। तो ये ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी लोग इन लोग से थोड़ा संपर्क में थे। पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात हैं? बताइएगा, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात हैं? अगर अल्लाह हम लोग बात कर लें पतंजलि की कि सर ये पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात हैं, तो बताओ क्या इसका आंसर हो जाएगा? सर पतंजलि की बात कर ले तो ए ऑप्शन योग सूत्र। पतंजलि सर सुंग वंश के समय हुआ करते थे। ये सुंग वंश के दरबार में रहा करते थे। सुंग वंश का फाउंडर कौन हुआ करता था? तो पुष्यमित्र सुंग, ठीक है ना, पुष्यमित्र सुंग हुआ करता था। पुष्यमित्र सुंग के लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले आपके पतंजलि थे, ठीक है ना। 2 अश्वमेघ
यज्ञ करवाए, ठीक है ना, कौन? पतंजलि। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पतंजलि। ये जो शुंग वंश, जो कि भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था, इस पुष्यमित्र शुंग ने, आपसे पेपर में पूछता है भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा भरहूत, ठीक है ना, भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रजत क्रांति किससे संबंधित है? क्रांति तो कई तरीके की होती है सर। देखिए, तिलहन क्रांति ये आपके पीला से संबंधित है। तिलहन क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति से। अनाज से है सर हरित क्रांति, अनाज से हरित है। दुग्ध से है सर श्वेत क्रांति, दुग्ध से है श्वेत क्रांति। तो अंडा से है आपका रजत क्रांति, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके अंडा उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, डी ऑप्शन। इस रजत क्रांति की जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी जी को, ठीक है ना। रजत क्रांति की जनक, रजत क्रांति की जनक, रजत क्रांति जनक कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिनके बचपन का नाम भी कई बार आपसे पेपर में पूछ देता है, याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम प्रियदर्शनी हुआ करता था। भारत की आयरन लेडी कही जाती है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं, भारत की प्रथम आपके क्या कहा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं। भले पूर्ण काल के लिए नहीं रही हैं, लेकिन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्होंने काम किया है देश के लिए, ठीक है ना। आयरन लेडी, बचपन का नाम प्रियदर्शनी। अगला पॉइंट, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। देखो, मैं ना पढ़ाते समय ना मतलब इतना इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इतना न कि रो रो के। हाँ, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में? फिर बच्चा कह के 1 घंटा पढ़ाऊं और 20 ठो इंफॉर्मेशन दे के चला जाऊं। अरे जो भी यूट्यूब से पढ़ाता है, मैं कह रहा हूं कौन सा वो 1 घंटे की चीज रटवा के चला जाता है, ईमानदारी से सोच लेना। यूट्यूब का उपयोग है रिवीजन के लिए, यूट्यूब का उपयोग है अपने को जांचने के लिए। फाइनली आपका मदद आपकी किताब करेगी, हार्ड कॉपी करेगी, आपकी स्वयं की मेहनत करेगी, कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। यहां आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप ये कह दें कि नहीं सर, तो फिर हो गया। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। पोबा, सर पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात कर लें तो ये स्थित है आपके असम में। असम से आपको मैं कुछ रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात बता दूं, जैसे असम का ओरंग, राजीव गांधी ओरंग, और एक आपके रायमोना, जरूर याद रखना। असम का एक आपके ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है ना, ओरंग और रायमोना, ये दोनों असम से खूब पूछता है, पहली बात याद रखना। अगर हम लोग बात करें नामधापा और माउलिंग, अरुणाचल प्रदेश से 2 खूब पूछता है, नामधापा, ठीक है ना, और माउलिंग, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से खूब आपके पूछता है। नागालैंड की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सिक्किम से कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा, ये आपसे खूब पूछता है कंचनजंगा कि ये कहां पे है। तो नामधापा, माउलिंग, ओरंग, रायमोना, कंचनजंगा, पोबा, ये सब आपके सामने है जिनको आपको याद करके रखना है। अभी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने महिलाओं के लिए एक योजना लाई है जिसमें वो 35,000 रुपए 3 साल के लिए देंगे, और उसके बारे में मैं कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर में बताऊंगा। भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरता है? एग्जैक्ट बात करें तो मिर्जापुर के पास नैनी से होकर गुजरता है। कहां से? मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। और सर मिर्जापुर, और जो भारत का जीएमटी से जो मानक समय है, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है ना, 5.5 घंटा आगे चलता है। और ये कितने डिग्री पे स्थित है सर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी याद रखिएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये स्थित है, ठीक है ना। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है, मिर्जापुर के समीप नैनी नामक जगह है, वहां से गुजरता है। और याद रखिएगा, अगर हम लोग मानक रेखा की बात कर लें तो ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। चलो 8 राज्य का जरा नाम लिखो, मदद करो मेरी 8 राज्य का नाम लिखने में। मैं लिखना शुरू करता हूं, आप बताइएगा कि यस सर ये 8 में कोई छूटा तो नहीं। यूपी, एमपी, गुजरात, चलो एक लिख दिए गुजरात, ये है कि नहीं, यूपी है कि नहीं, एमपी है कि नहीं, छत्तीसगढ़ है कि नहीं, ठीक है ना। यूपी, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। अब बताइए, आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। झारखंड को एक ले लो, राजस्थान को एक ले लो, ठीक है ना, राजस्थान को एक ले लो, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल को एक ले लो, कट हो गए 8, 1 2 3
4 5 6 7, एक कौन सा छूट रहा है भैया? त्रिपुरा। चलो त्रिपुरा को ले लेते हैं। अब आपको बताना है ये जो 8 राज्यों से होकर के गुजर रहा आपका रेखा, इसमें से कौन सा नहीं है? बताओ बताओ कौन सा नहीं है? कोई मैंने गलत लिखा है? एक लोग मित्र पर गमछा झार, जिंदगी भर कोडिंग पोडिंग में पड़े रहोगे ना तो गमछे झारते रह जाओगे। कभी कोट और पैंट पे भी आओ, मित्र पर गमछा झारना लायक कहीं का। बट ये नहीं, वो ट्रिक बताए पड़े हैं ससुर। 100 गुजरात नहीं है, मारेंगे ना सुधर जाओगे विजेंद्र। गुजरात है उसमें नालायक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा कहां से आ गया? आंध्र प्रदेश कहां से आ गया भैया? मारेंगे सही हो जाओगे। सब के सब हैं 8, गुजरात, त्रिपुरा, यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 के 8 सही। हम इस अरे हम जब लिख दिए थे ना, एक बार में पहले ही बोल दिया होता ना कि 8 है तो खेल हो गया होता। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चेक मार लेना, ठीक है। अगला पॉइंट, तो इसका डी ऑप्शन सही है सर, मिर्जापुर नैनी। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? सर हम्पी ये सर पड़ता है कर्नाटक में। और सर ये आप बात कर रहे हैं हम्पी, अच्छा संग्रहालय से कई ठो क्वेश्चन आते हैं। हम्पी का अवशेष वो विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना 1336 में, ये बात आपको रटा हुआ है। आइए संग्रहालय आपसे पूछते हैं। सलारगंज, चलो बताओ, या ऐसे इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा रुको। ये ठीक है। आपको बताना है भारत का रेल संग्रहालय कहां पे है? रेल संग्रहालय, ठीक है ना, रेल संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय कहां पे है? सलारगंज, आपके पेपर का पूछ रहा हूं, ठीक है ना। सलारगंज संग्रहालय कहां है? अल्बर्ट और द पार्टीशन संग्रहालय कहां पे है? ये सब भारत में है। अब बताओ, द पार्टीशन संग्रहालय, अल्बर्ट संग्रहालय भारत में कहां पे पड़ता? इतने बताओ तो खेल हो जाए। ऐसे तो नेपियर है, पतंग है, ये सब भी भारत के संग्रहालय। बताइए नेपियर संग्रहालय कहां पड़ता है? पतंग संग्रहालय कहां पड़ता है? चलो लिख ही देता हूं, नेपियर संग्रहालय यह भारत में कहां पड़ता है? पतंग संग्रहालय, या जिसको आप काइट कहते हो, अभी अभी उड़ाए होगे, पतंग संग्रहालय ये कहां पे पड़ता है? आंसर करिए भैया, पतंग संग्रहालय ये कहां? सर जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पड़ता है? तो राष्ट्रीय वहां पे रख दो, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है। पार्टीशन, अल्बर्ट तो सर पड़ता है जयपुर में, ठीक है सर, जयपुर में पढ़ा दीजिए। नेपियर, द पार्टीशन ये तो सर पड़ता है अमृतसर में, ठीक है ना, अमृतसर में पड़ा। सलारगंज सर इसको हैदराबाद पहुंचाइए। रेल संग्रहालय सर नई दिल्ली पहुंचाइए। काइट पतंग वाला सर अहमदाबाद, ठीक है ना, अहमदाबाद इसको पहुंचाइए। नहीं, अभी पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया है यार, मनाया गया है कि नहीं। और आपके जो नेपियर है वो तिरुवनंतपुरम में है, सलारगंज हैदराबाद में है। और नेशनल रेल म्यूजियम, जो नेशनल रेल म्यूजियम है ये आपके नई दिल्ली में है, ठीक है ना, नई दिल्ली में है। सलारगंज आपके हैदराबाद में पड़ता है, गोलकुंडा आपके हैदराबाद में पड़ता है, और नेपियर आपके कहां पड़ता है? ये तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ये लीजिए, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम में। अब अगर ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मैं जानता हूं कि ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स करने में लोगों के हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन अब क्या करोगे, ठीक है ना, अब क्या करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, परमाणु से रिलेटेड भारत में 7-8 बड़े फेमस जगह है जो अक्सर आपसे पेपर में पूछता रहता है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। आंसर इसका सही होगा ये, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं तुम लोगों के लिए 1954 ईस्वी, 1954 में। अब जरा बताओ, आपके कुछ स्थान जैसे काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहां पड़ता है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पड़ता है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे पड़ता है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहां पे पड़ता है? नरौरा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहां पे पड़ता है? रावत भाटा। चलो लाइन से आंसर करना शुरू करो। काकरपारा, कैगा, कलपक्कम, नरौरा, रावत भाटा। आंसर करिएगा। सर देखिए एक और बड़ा फेमस है तारापुर, हाँ तारापुर। सर तारापुर को महाराष्ट्र पहुंचा दीजिए। रावत भाटा को राजस्थान पहुंचा दीजिए। नरौरा को उत्तर प्रदेश में रख दिया जाए सर, रख दीजिए, ठीक है ना। कलपक्कम, कैगा को कर्नाटक ले जाइए सर, ठीक है ना, कर्नाटक ले जाइए। कलपक्कम को तमिलनाडु लेते जाएं सर, ले जाइए। और काकरपारा को कहां ले जाएं सर? गुजरात के सूरत में ले जाकर के छोड़ दें क्या? ले जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो तुम यहाँ पे सूरत लिख दो, ब्रैकेट में कहीं गुजरात लिख देना, काम हो जाएगा तुम्हारा खत्म, ठीक है ना, काम हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो गया। तो देखो जितना दोहराओगे, मेरे सेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको दोहराना है, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला, भारत में जूट सबसे अधिक कहां होता है, बताइएगा। भारत में जूट सबसे अधिक कहां होता है, बताओ। देखिए सर, जूट को हम लोग, लल्ला याद रखना, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। यह बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। जूट के उत्पादन में दो देशों को लगभग एकाधिकार प्राप्त है, भारत और बांग्लादेश। भारत के सुंदरवन डेल्टा की तरफ जूट का बड़ा उत्पादन होता है, और जूट के उत्पादन में आपके बिहार में भी एक जगह बड़ा फेमस है, वो जूट के उद्योग में बहुत ज़्यादा लगा है। लेकिन अगर विश्व वाइज देखेंगे तो ये बांग्लादेश जो है एकाधिकार है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और भारत का जूट से संबंध, जैसे नहीं तेल का सबसे पुराना कारखाना असम डिगबोई, तो जूट का सबसे पुराना जो फैक्ट्री है, कारखाना है, वो रिसरा में है, जो आपके 1855 में खोला गया था, ठीक है ना। भारत का प्रथम जूट कारखाना रिसरा नामक जगह पे 1855 ईस्वी में ओपन हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है मेरे लल्ला। चलिए अगला पॉइंट आपके करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपके लिए, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? सच बात तो यह है, कॉफी की खेती की जाती है, और कॉफी में पाया जाता है कैफीन, ठीक है ना। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, यह बात भी याद रखिएगा। सर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोडा या दोडा, ठीक है ना। दोडा बेटा सर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ईस्टर्न घाट, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये कहां पे मिलते हैं सर? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमेशा याद रखना ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहां पे मिलते हैं? नीलगिरी पे। वेस्टर्न घाट को सर हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से भी। ये दोडा बेटा जो लिखा हुआ है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि आपके हाईएस्ट पीक है, आपके कहां की हाईएस्ट पीक है? आपके नीलगिरी की। याद रहेगा सभी को। हालांकि नीलगिरी के कुछ क्षेत्र में ऐसा नहीं है, चाय की भी खेती की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कॉफी की खेती की जाती है, ठीक है ना। मुख्य रूप से कॉफी की खेती की जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको देख करके बताना है कि वो कौन सा आंसर है जो सुमेलित नहीं है, सोच समझ के बताना। देखिए सर, भारत में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। उनमें से एक सर यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर ये 2005 में, ठीक है ना, 2005 में दिया गया है। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये एकदम, अब बाकी के सब सुमेलित हैं। अगर सिर्फ यहां पे आप 2005 कर दें तो संस्कृत। सबसे पहली भाषा तमिल है, जिसे 2004 में दिया गया था। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनमें तमिल सबसे पहले 2004 में, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर उड़िया, ठीक है ना, ऐसे दिया गया है। तेलुगु इसमें नहीं लिखा है ना कहीं, तेलुगु 2008 में, ठीक है ना। अब 6 हो गए क्या? तेलुगु 2008 में। ये इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, क्योंकि लल्ला ये पेपर में पूछता है, ठीक है ना, कि सबसे पहली भाषा जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का संज्ञा दिया गया तमिल। टोटल कितनी भाषाएं हैं भारत में जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज की संज्ञा दी गई? 6 हैं। और अगर आप संस्कृत का देखें, कन्नड़ 2005 और 2008, तेलुगु 2008, ठीक है ना। कन्नड़ और तेलुगु दोनों 2008 हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी 2008 ही है, ये भी 2008 है। नहीं, सब लड़के सोचने लगे अरे गुरुजी ये भी 2008, ये भी 2008 कहाँ है? पप्पू एक ही लोग का नाम होगा, शिवशंकर एक ही लोग का नाम होगा, आशुतोष दुनिया में एक ही लोग का नाम होगा, 2 लोग का नाम नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? देखिए सर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है सर। यूनाइटेड नेशन डे सर हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है सर। यूनाइटेड नेशन की स्थापना में सर 51 देश शामिल थे, ओके सर। वो एकमात्र देश जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना में कह करके भाग नहीं लिया, उन 51 देशों में से एक देश था सर पोलैंड सर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के झंडे का बैकग्राउंड कलर क्या है सर? हल्का नीला, ठीक है ना, हल्का नीला बैकग्राउंड कलर है सर। यूनाइटेड नेशन का किस मीटिंग का रिजल्ट माना जाता है? यूनाइटेड नेशन सर सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को मीटिंग का रिजल्ट माना जाता
जाता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट माना जाता है। यूनाइटेड नेशन को बनाते समय भारत इसका फाउंडर मेंबर था कि नहीं, और अगर था तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यस सर, भारत यूनाइटेड नेशन का फाउंडर मेंबर है और भारत का प्रतिनिधित्व 1945 में रामास्वामी मृदु नयार ने किया था। किसने किया था? रामास्वामी मृदु नयार जी ने किया था भारत का प्रतिनिधित्व। अब सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ ना, अब क्वेश्चन पे आओ सर। सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इनको सर हम लोग वीटो पावर प्राप्त P5 या फिर सर हम लोग इनको बिग 5 के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लल्ला कि वीटो पावर कैसा पावर है, ठीक है ना, ठीक है ना। वीटो पावर, हम कर्क रेखा की बात किए, वो 8 वाला हम उसी की बात कर, हम नैनी वाले की बात नहीं कर। वीटो पावर कैसा पावर है, हमेशा याद रखना, वीटो पावर इज अ निगेटिव पावर, ठीक है ना, वीटो पावर निगेटिव पावर है, ये याद रखना, वीटो पावर निगेटिव पावर है। ये एक लाइन याद रखोगे तो 1 नंबर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बैंक वैंक के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, सीधे आपसे पूछता है सर। ए ऑप्शन मनीला। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, उसका हेडक्वार्टर कहां है सर? वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मनी को क्या कहते हैं? पैसा को सर एसडीआर कहते हैं। एसडीआर एक चीज जान लो, स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर को हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये पेपर करेंसी होती है, ठीक है ना, खाली एग्जिस्ट करती है पेपर पे, बाकी किसी चीज पे नहीं। आईएमएफ की यही मनी है। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? देखिए सर, कर्मयोगी जैसी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी ने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड इंडियन स्ट्रगल, और जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है भारत एक खोज। और अगर यही पूछता रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर ये कर देता रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, अगर ये पूछ दे लल्ला, तो हमेशा याद रखना मेघनाद देसाई, ठीक है ना, मेघनाद देसाई के द्वारा लिखी गई बुक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू जी की किताब अ लेटर टू माई डॉटर, ये बहुत फेमस है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस है। जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के आजादी से पहले सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहे थे। 1929 में लाहौर में रावी नदी किनारे पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। पहले इंटरिम गवर्नमेंट 1937 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत चुनाव हुआ था, उसके पहले प्रधानमंत्री इंटरिम गवर्नमेंट के जवाहरलाल नेहरू बने थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? ज्योतिष में राशियों की कुल संख्या कितनी है बताइएगा। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन मजेदार रहते हैं कि नहीं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं। अच्छा राशि का, तो राशि, नक्षत्र, ग्रह, वेद, ठीक है ना, राशि बता रहे हो ना, चलो राशि कितनी है ये बताओ, नक्षत्र कितने होते हैं ये बताओ, वेद कितने हैं ये बताओ, ग्रह कितने हैं ये बताओ, पुराण कितने हैं ये बताओ, स्मृति कितनी है ये बताओ, दर्शन कितने हैं ये बताओ। लो भाई, कोई इनकार कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा? पुराणों की संख्या, स्मृतियों की संख्या, दर्शन कितने हैं, ग्रह कितने हैं, वेद कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, राशि कितनी है? अब बोलो जय श्री राम। राम आएंगे, अब गाओ बैठ के, राम आएंगे तो राम ये सब जानकारी आपका जांच के चले जाएंगे, तब 2 नंबर दे पाएंगे। भगवान राम भी कर्म के लिए जाने गए हैं, वो खाली रील चलाते समय रघुपति राघव ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। रघुपति राघव कहते हैं कि भैया थोड़ा पढ़ लो, कर्म कर लो, हम भी 14 साल कर्म किए तो मार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए हैं, तुम भी करो, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। सर राशि की संख्या अगर बात कर दें तो 12 है। नक्षत्र, वेद की बात करें तो आपके 4 है सर, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब आपके हैं। नक्षत्र 27 है, नक्षत्रों की संख्या 27 है। ग्रहों की संख्या 8 है। पुराणों की संख्या 18 है। स्मृति और दर्शन बताइएगा, बताइए बताइए बताइए, क्योंकि हमको पता है ना, वेट कर रहे होंगे कुछ, अरे गुरुजी लिख देंगे, अरे कैसे लिख देंगे, तुम बताओ कितने हैं? स्मृति 18 और दर्शन आपके कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। दर्शन 6 है, स्मृति 18, ठीक है। स्मृति कितने हैं? 18 ही हैं और दर्शन 6 हैं। अब उसमें भी आपसे पूछ देगा सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, तो बता दीजिएगा सांख्य दर्शन। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो बता दीजिएगा मनुस्मृति। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। इतना बताएंगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा, नहीं बताएंगे तो हलवा पूड़ी लंगड़ा है, फिर तो नहीं मिलना है, और क्या। चलिए अगला क्वेश्चन,
कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सिविल अधिकारी था, हम लोग पढ़ते आए हैं, ए.ओ. ह्यूम। इसका पूछता है पूरा नाम बताइए। आइए, ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पेपर में पूछ सकता है कि शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि इसकी जीवनी, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? वेडर बर्न द्वारा जीवनी लिखी गई। किसकी? ए.ओ. ह्यूम की। वेडर बर्न द्वारा जीवनी लिखी गई। यह भी बात याद रखना, पूछता है किसने इसकी जीवनी लिखी। वेडर बर्न एकमात्र अंग्रेज है जो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और चापलूसी करता था इसकी, किसकी? आपके ए.ओ. ह्यूम की। तो चापलूसी करता था, तो ए.ओ. ह्यूम तो संस्थापक थे, ये प्रथम सचिव भी रहे हैं कांग्रेस के। तो कहे कि चलो अच्छा तुम ही बन लो 2 बार, तुम मेरी जीवनी लिख रहे हो, तुमको एडजस्ट कर दे रहे हैं, 2 बार बनोगे तुम। चापलूसी आज से नहीं, पुराने समय से चल रही है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस, सर तमस, बसंती, पाली, ये सब लिखने वाले हैं आपके भीष्म साहनी। तमस भी इन्होंने लिखा है, बसंती भी इन्होंने लिखा है, और आपके पाली भी इन्होंने लिखा है। और ये जो बलराज और प्रेमचंद तो गोदान, गबन, नमक का दरोगा, अमृता प्रीतम जी की किताबें वो आपके कौन से? कागज ते कैनवास, ठीक है ना। अमृता प्रीतम जी की किताब कौन सी है? कागज ते कैनवास, 49 डेज, ये सब अमृता प्रीतम जी की किताबें हैं, ठीक है ना। तो इनकी तो अक्सर पूछता रहता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कागज ते कैनवास, ठीक है ना। कागज ते कैनवास और 49 डेज, ये अमृता प्रीतम जी की है। प्रेमचंद्र जी की गोदान, ठीक है ना, सबसे फेमस है। गबन, ये भी फेमस है। नमक का दरोगा, ये भी फेमस है। नमक का दरोगा, ये भी फेमस है। सर इनकी एक किताब है बसंती, एक किताब है सर इनकी पाली, ठीक है ना, एक किताब है पाली और एक है तमस। और बलराज की मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, बलराज साहनी की मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, ठीक है ना, पाकिस्तानी सफरनामा, ये बलराज साहनी की लिखी हुई है। मेरा रूसी सफरनामा, ये बलराज साहनी की लिखी हुई है। मेरा रूसी सफरनामा, ये बलराज साहनी की लिखी हुई है, ठीक है। याद रहेगा सभी को। तो भैया आप देख लो ये ऑप्शन। अब देखो एक क्वेश्चन में कितना बताया जाए, क्या क्या समझाया जाए। अगला, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैं तो हमेशा से कहता रहता हूं 2 ही प्रधानमंत्री आपसे आजादी के समय पूछता है। कौन कौन से सर बताइएगा, कौन कौन से आपसे? देखो 3 एक्चुअली इंग्लैंड के 3 पूछता है। एक 1857 के क्रांति के समय, एक आपके 1947 आजादी के समय, और एक 1930 31 32 में, 30 31 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय था रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करता था लल्ला। 1947 में इटली हुआ करता था। इटली की पार्टी को भी याद रखना, ये कई बार पूछ देता है, लेबर पार्टी हुआ करती थी। और 1857 में पामस्टर नाम का अंग्रेज इंग्लैंड का हुआ करता था। और इस क्वेश्चन का आंसर है क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? अच्छा, यहाँ पे कई क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे कि पूना संधि यहाँ पूछा है आपसे। मैं एक यहाँ पे पूछ सकता हूँ दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता कब हुआ था? एक ये बताइए। सेब्रे का समझौता, ठीक है ना, सेब्रे पैक्ट, सेब्रे का समझौता कब हुआ था? ठीक है ना। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि ये कब हुई थी? उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेब्रे की संधि, वर्साय की संधि, और एक आपके दिल्ली पैक्ट के अलावा एक अगर हम लोग बात कर लें दास पैक्ट, ठीक है ना, दास समझौता ये कब हुआ था? दास पैक्ट ये कब हुआ था? देखो एक बात समझना, सेब्रे की संधि, वर्साय की संधि सर 1919 में करवा दीजिए। सेब्रे तुम लोग बताओ जरा। सर दिल्ली पैक्ट ये तो सर गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। दास पैक्ट CR दास और गांधी जी के बीच में हुआ था। और सर महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में
पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। आप लोग बस एक बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली समझौता 1942। अरे दिल्ली समझौता हुआ था आपके किसके बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 में। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो शिमला समझौता 1945 हो सकता है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो। और एक चीज और बता दे, शिमला में भी 2 बार समझौता हुआ है, एक बार 1945 में और एक बार 1972 में। तो कभी कभी शिमला समझौता, ये अंग्रेज, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो, और ये जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो शिमला समझौता भी 2 है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको, ये सुधीर नाम का जो लड़का, इसको ब्लॉक कर दो, ये वो लिख रहा है रिकॉर्डेड। अच्छा रुको, नहीं मैं देख लेता हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लल्ला सुधीर, मुझे माफ करना काल भैरवा, अब मैं तुम्हें ब्लॉक मार रहा हूं, ठीक है। सुधीर इड्स वो वाला तुम्हारे लिए डायलॉग है बेटा, माफ करना काल भैरवा, अगले जन्म में मुलाकात होगी, ठीक है काल भैरवा, गए तुम। तो भैया बी ऑप्शन 19। नहीं, एक मूवी बड़ी अच्छी आई थी ना, उसमें एक ऐसा डायलॉग रहता है ना, जिसमें वो पहले वो अल्लू अर्जुन की कौन उसमें हीरो रहता है, तुम लोग को याद होगा यार, एक ऐसी मूवी आई थी, तो उसमें ऐसे ही डायलॉग रहता है ना, माफ करना काल भैरवा, अगले जन्म में मुलाकात होगी, और फिर अगले जन्म में मुलाकात होती है। तो ठीक है, जाने दो, एक आध 2 लोगों को ऐसे ही ले लेते हैं। चलो अच्छा, सिंह का संरक्षण, सिंह मतलब शेर, काजीरंगा नेशनल पार्क में या मानस नेशनल पार्क में या कार्बेट में? देखिए सर, शेर का संरक्षण तो यहाँ, क्योंकि कार्बेट, मानस और काजीरंगा सर वो एक सिंह वाला गैंडा, ठीक है ना, एक सिंह वाला गैंडा। मानस वगैरह असम में आपके पड़ता है, कार्बेट नेशनल पार्क में आपके बाघों के लिए है, तो ये आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? राजा रवि वर्मा ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। राजा रवि वर्मा एक बहुत ही बड़े पेंटर हुआ करते थे और त्रावणकोर रियासत से ये जुड़े हुए थे, त्रावणकोर के रियासत से ये जुड़े हुए थे राजा रवि वर्मा जी। अगले पॉइंट पे आएंगे, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? देखिए सर, अमरकंटक जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, वो है सर सोन नदी। ये सोन नदी बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। कहां पे सर? पटना में, ठीक है ना, पटना में ये गंगा नदी से मिलती है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि दक्षिण भारत से निकलती हुई प्रतीत होती हुआ कौन, दक्षिण से आके, दक्षिण भारत से नहीं, दक्षिण से आके गंगा की कौन सी सहायक नदी बनती है? सोन। दक्षिण से, दक्षिण भारत नहीं। अगला, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? थोड़े लोग और जुट जाएं तो उसके बाद फिर डिटेलिंग एकदम भयंकर तरीके से शुरू किया जाए। सर, पूर्ण स्वराज 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने यह पूर्ण स्वराज और तिरंगा भी लहराया था, ठीक है ना। अब चलो, अब खूब सारा डिटेल खेला जाए। अब तो 2-4 मिनट लेक्चर का बीत गया, अब तो सब लोग आ गए। अब चलो यहां से और डिटेल किया जाए। मार्को पोलो जो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया था, मतलब इस समय खिलजी वंश वाले शासन कर रहे होंगे भाई। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश वाले थे। कहा सर? ये मुख्य रूप से आपके इटली का यात्री था, इटली का यात्री था, तो ये वेनिस, ठीक है ना, इटली के वेनिस से ये आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दे, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो इसकी किताब का नाम है। देखो अपने नाम में ये द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। ये कितना चालू आदमी था कि अपने नाम में ही इसने सर वर्ड जोड़ लिया। अब तो मजबूरी में हो गया ना कि इसका नाम सर रखना होगा, इसीलिए हम तुम लोग को कहते हैं, जब तुम लोग को आगे चल के बच्चे बच्चियां होंगे, तो जैसे मान लो तुम्हारे बच्चे का नाम है ए, बच्ची का नाम रखे सी, तो बच्चे का नाम रखना सर ए पाठक, सर ए खान, सर ए दुबे, सर ए सिंह, सर ए चौहान, सर ए, समझ रहे हो ना, सर नाम आगे लगा देना। तो जब तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसकी मैडम भी उसको कहेंगी सर आप खड़े हो जाइए। तुम्हारी लड़की अगर स्कूल में जाएगी तो उसको भी उसकी मैडम या सर बोलेंगे मैडम आप कहाँ जा रही हैं। कितना अच्छा लगेगा, पिद्दी भर का बच्चा रहेगा तुम्हारा, इतना स्वीट सा खरगोश की तरह कूदता रहेगा और सब लोग बुलाएंगे सर मैडम सर मैडम। मजा नहीं है? ये तो होना चाहिए, ठीक है। तो वेनिस, तो ये मार्को पोलो के बारे में है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। मार्को पोलो
अपनी किताब में पांडव राज्य का वर्णन करता है, ठीक है ना। मार्को पोलो की किताब में पांडव राज्य का वर्णन मिलता है। उसके अलावा एक तुम लोग बड़ा अच्छा नाम सुने होंगे, रुद्रमा देवी, काकतीय वंश की रुद्रमा देवी। इस किताब में काकतीय वंश, ठीक है ना, काकतीय वंश की रुद्रमा देवी का भी वर्णन मिलता है। रुद्रमा देवी रानी का भी इस किताब में वर्णन मिलता है, मार्को पोलो के, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सा स्वत्वशाही संस्था है? सर देखिए 243 ख में पंचायत है, ठीक है, 243 ख में पंचायत है। पंचायत में अगर सर आरक्षण की बात कर दे तो पंचायत में आरक्षण सर 243 डी में है। सर म्युनिसिपैलिटी में आरक्षण की बात कर दे तो 243 टी में है। म्युनिसिपैलिटीज में आरक्षण है कि नहीं, ये आपको याद रखना होगा। विधानसभा विधान परिषद का जिक्र हमें संविधान के भाग 6 में मिलता है सर, संविधान के भाग 6 में मिलता है। जबकि सर 9A में नगर पालिका का, 9B में आपके किसका, सहकारी समिति का जिक्र मिलता है। किस 9B मतलब यहां पे भाग है, 9A मतलब संविधान का भाग है, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र हमें 9B में मिलता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन ये आपको पढ़ते रहने पड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये आपको पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। सीरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? आधा लोग का तो सर ऐसे ही उड़ गया होगा कि अरे ये कौन सा रानी वास्टा, पहली बार तो हम नाम सुन रहे हैं। याद रखो, इन्होंने लछमड़ेश्वर, ऐसे नहीं, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया है, ठीक है ना, इसी रानी वसाटा ने। सर ये थी कौन, पहली बार तो हम नाम सुन रहे हैं, याद रखना। कन्नौज राजा यशोवर्मन की पुत्री हुआ करती थी रानी वसाटा। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री हुआ करती थी रानी वसाटा। और पांडु वंश के समय, जिस समय पांडु वंश शासन कर रहा था, इन्होंने ये, और ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया है रानी वसाटा ने हर्षगुप्त की याद में, ये भी बात याद रखना, हर्षगुप्त की याद में रानी वसाटा ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी और पांडु वंश के समय कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखो ये करीब 1680-81 में बनवाया गया था। 1681 ईस्वी में तवांग मठ बनवाया गया था। यह सर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का जो पहला सबसे बड़ा मठ है वो कौन सा है? अगर ये दूसरा है सर तो सबसे पहला कौन सा है? लहासा में स्थित है पोतला महल मठ। यहां पे लिख दे रहा हूं, लहासा में स्थित है पोतला महल मठ। यह विश्व का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। अब वो कभी पूछ सकता है कि पोतला मठ कहां पे है, तो लहासा में, ठीक है ना, लहासा में स्थित है पोतला महल मठ। और आपके अरुणाचल प्रदेश वाले का तो मैंने बता ही दिया कि भैया ये आपके 1880-81 में निर्मित है। एक बार ये आपके रेलवे और बिहार का एसआई दरोगा का पेपर हुआ था। बिहार एसआई के पेपर में पूछ दिया था कि तवांग मठ का निर्माण किस शासक ने किया था? कोई आंसर करे, तवांग मठ का निर्माण किस शासक ने किया था? लामा लोद्रे, ठीक है ना, ग्यास्पो। एक लामा थे जिनका नाम था लोद्रे ग्यास्पो, ठीक है ना, लोद्रे ग या सपो, ठीक है ना, ग या पसो, ग या सपो नहीं पसो, ग्यास्पो। ये इन्होंने इस तवांग मठ का निर्माण करवाया है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ला। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताइएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, ये आपको बताना है। सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? सोचो समझो और आंसर करो। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? याद रखना सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज खिलजी के दरबार में। यह ऐसा व्यक्ति था जिसने
फिरोज तुगलक के समय को मैंने आपको कई बार बताया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद करीब 1326 ईस्वी में शासन बना और 1387 तक ये शासक बना रहा। ये जो व्यक्ति है फिरोज तुगलक, इसके समय को भ्रष्ट काल के नाम से भी जाना जाता है, भ्रष्ट काल। उसके अलावा अपने भाभी से भी शादी कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसका बड़ा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक पलट गए, भाभी को जाके बोला पलट के आई लव यू, भाभी भी तैयार बैठी ही थी, भाभी से अपने शादी कर लिया। अपने भाभी से शादी किया तो एक शहर बसाया हिसार, इसकी भाभी का नाम था हिसारा खां, मोहम्मद बिन तुगलक की पत्नी। तो कहा कि हिसार, फिर जब शादी कर लिया तो कहा मैं फिरोज तुम हिसार, एक शहर बसा देते हैं फिरोज हिसारपुर, ठीक है ना। अच्छा, किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यही था, सबसे ज्यादा नौकर रखने वाला फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था। उसके बाद आपको बताएं कि ये जो हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, इसे अपने युग का अरस्तु भी कहा जाता है, एरिस्टोटल ऑफ देयर ओन एरा। अलाउद्दीन खिलजी इसे द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता है। और ये बलबन, जिसने अपने आप को क्या कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला, राजा के देवई सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, सैन्य अर्ज नाम से सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला, वो कौन था? बलबन। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताइएगा, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? सोच समझ के बताइएगा। इंडिया डिवाइडेड, अगर हम लोग इंडिया डिवाइडेड की बात कर दें कि सर इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, तो सोच समझ के आंसर करो। इंडिया डिवाइडेड, देखो लल्ला एक बात समझना, इंडिया डिवाइडेड या चाहे जितने ऑप्शन इसमें दिए हैं, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनकी बात किया जाए तो इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब सबसे ज्यादा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पूछी जाती है। और ये इंडिया डिवाइडेड नामक किताब ये लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जिन्होंने स्थापना की थी सदाकत आश्रम की। अगर हम लोग लाला लाजपत राय के किताब की बात कर ले, इन्होंने दो अनहैप्पी इंडिया, इनके द्वारा लिखी गई किताब अनहैप्पी इंडिया, ये एग्जाम में खूब पूछता है। वहीं महात्मा गांधी ने जो किताब लिखी वो यंग इंडिया, ठीक है ना, इंडिया इंडिया से याद रखो, यंग इंडिया महात्मा गांधी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। एक कॉमन चीज देखो, तुमको याद कराने के लिए कह रहा हूं, यहां भी इंडिया, यहां भी इंडिया, यहां भी इंडिया, यहां भी इंडिया, जहां देखो वहीं इंडिया, ठीक है ना। तो आप जैसे चार ऑप्शन है, चारों को एक्सप्लेन करो तो कुछ ऐसा कि सबको याद रहे भैया। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वह आकाशीय पिंड जो सब पृथ्वी के निकटतम है, बताओ सबसे। देखिए सर, पृथ्वी के अगर इनमें सबसे निकटतम देखा जाए तो ऐसे तो सर चंद्रमा को कह लेंगे, ठीक है ना। चंद्रमा, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पे ही शांति सागर धूल पड़ता है, ठीक है ना, शांति सागर धूल का स्थल भी चंद्रमा पे ही पड़ता है। उसके अलावा आपको चंद्रमा के मतलब चंद्रमा के ऊपर जो धूल का मैदान है उसे हम लोग शांति सागर कहते हैं, और चंद्रमा को हम लोग फॉसिल प्लेनेट भी या जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? सोच समझ के बताएगा। ऐसे भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है? भारतीय ट्रैक्टर, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, भारतीय खगोल वेधशाला कहाँ पे है? भारतीय ट्रैक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? नेशनल ट्रैक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? नेशनल खगोल ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पे है? ऐसे कई हैं जो आपसे पूछता है एग्जाम में। दलहन चीनी शोध संस्थान, जैसे दलहन, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? भारतीय चीनी शोध संस्थान कहाँ पे? आंसर करिए भाई। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ही तो क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। अब अगर सबको हम लोग दोहराते चलेंगे तो याद हो जाएगा। सर खगोल का पुणे में ले जाते हैं, ठीक है ना, खगोल पुणे में, ट्रैक्टर सर न्यू दिल्ली में ले जाते हैं, एनडीआरआई सर करनाल हरियाणा में ले जाते हैं, दलहन और चीनी। देखिए सर चीनी के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। दलहन और चीनी दोनों के दोनों का आंसर है कानपुर, ठीक है ना, दोनों का आंसर है कानपुर। और
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? सर नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है ना, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। लेकिन अगर खगोल वेधशाला की बात कर दे, वेधशाला की बात कर दे लल्ला, तो उसका आंसर पुणे हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला आंसर, द टाइम्स नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किस देश में होता है? आज तक चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो, जीडी का पेपर हो, रेलवे के एएलपी का पेपर हो या टीटीई का पेपर हो, ये 5 साथी आपसे पूछे हैं। जैसे डेली मिरर जो मैं लिख रहा हूं, बताओ ये कहां का प्रकाशक है? डॉन, ये कहां से प्रकाशित होता है? डेली मिरर, डॉन। उसके अलावा ली फिगारो, ईस्टर्न सन, एक है आपके सामने ली फिगारो, ये किस देश का प्रकाशन है? ली फिगारो। ईस्टर्न सर्न, ये ईस्टर्न सर्न, यह किस देश का वार्षिक प्रकाशन है? और साथ ही साथ मार्डेका, ठीक है ना, एक आता है आपके, यहीं लिख दे रहा हूं, उधर जाने की जरूरत क्या है। मार्डेका, मार्डेका किस देश का न्यूज़पेपर है? हर देश का अपना एक न्यूज़पेपर होता है, बताइएगा। तो देखिए सर, द टाइम्स कहां का है? लंदन का है। डेली मिरर भी लंदन का ही है। द टाइम्स और डेली मिरर लंदन से। गार्डियन, डेली मेल, ये दोनों भी खूब पूछता है। एक कौन सा पूछता है लंदन का? गार्डियन, ये भी खूब पूछता है। डेली मेल, ये भी खूब पूछता है, ठीक है ना, डेली मेल। तो लंदन से 4 एग्जाम में आते हैं, डेली मिरर, डेली मेल, गार्डियन, द टाइम्स। डॉन का पूछे लल्ला तो वो पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, पाकिस्तान से है। ली फिगारो का पूछे लल्ला तो फ्रांस, ठीक है ना, ली फिगारो का पूछे तो फ्रांस। मार्डेका का पूछे तो जकार्ता। तब तक आप लोग जल्दी से बता दो यार, ईस्टर्न सर्न कहां से प्रकाशित होता है? याद रखना, जिसके साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है सिटमैक्स, तो सिटमैक्स तो सर भारत सिंगापुर के साथ करता है। तो लल्ला ईस्टर्न सर्न भी कहां से प्रकाशित होता है? सिंगापुर से ही प्रकाशित होता है। ये लो, ठीक है ना, सिंगापुर से ही प्रकाशित होता है। डेली न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम, डेली न्यूज, ये डेली वालों में बड़ा कंफ्यूज होता है। डेली न्यूज ये आपके कहां का है? तो वो आपके न्यूयॉर्क का है, ठीक है, वो आपके न्यूयॉर्क का है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। अब मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं 5 जून को क्या मनाया जाता है, ऐसे, ठीक है ना। 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब देखो डे दे के इंपॉर्टेंट पूछूंगा। 15 आपके वो क्या नवंबर, 15 नवंबर को कौन सा डेट मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 5 जून, 15 नवंबर, 7 अप्रैल, ठीक है ना, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई को कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन। और अभी 16 फरवरी, 16 जनवरी को कौन सा दिवस अभी मनाया गया है? ये बताइए। चलो आंसर करो, सबका आंसर करो ना, बड़े फेमस है यार, मतलब थोड़ा सा दिमाग पे दबाव डालोगे तो रिवीजन हो जाएगा। सर मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। 16 जनवरी को सर हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप दिवस भी मनाए हैं। स्टार्टअप, ठीक है ना, स्टार्टअप दिवस ये भी हम लोग मनाए हैं सर। अच्छा, स्टार्टअप में निवेश करने के मैटर में भारत की रैंकिंग क्या है? 4थी, ठीक है ना, निवेश के मैटर में भारत की रैंकिंग क्या है? 4थी। और याद रखिएगा, मिलिट्री के हिसाब से भी भारत की रैंकिंग क्या है? 4थी। मैंने सुबह के करंट अफेयर में पढ़ाया। 5 जून सर ये तो पर्यावरण दिवस है, ठीक है भैया, मना लो पर्यावरण दिवस। सर 26 दिसंबर सर ये तो वीर बाल दिवस है, ठीक है सर। 15 नवंबर सर ये तो आपके जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस है सर, यस मेरे लाल। 7 अप्रैल सर ये तो वर्ल्ड हेल्थ डे है, ठीक है। 8 मई रेड क्रॉस डे है सर, ठीक है। 1 जुलाई सर डॉक्टर्स डे भी है ये, और आपके क्या कहा जाता है? सीए डे, चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस, एसबीआई दिवस, ये सब आपके, और सीए डे ये भी है सर आपके, एसबीआई डे ये भी है सर आपके 1 जुलाई को, ठीक है ना। तो जितना आप देखें, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, जितना आप देखें वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आइए 10 ठो यहाँ पे शहर खेल लेते हैं कि सर किस शहर की स्थापना किसने की थी। अब बताइएगा, आगरा, यहाँ पे आपको और मैं लिख दूं, जब तक आप आंसर करें मैं 4-6 इस पे और लिख देता हूं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? और फतेहाबाद, ठीक है ना, या फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? देवपत्तनम,
देवपत्तनम नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर, फिरोजाबाद, देवपत्तनम, तुगलकाबाद। अच्छा सर, कलकत्ता, बंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, इनका भी आ जाइए सर आधुनिक में। चंडीगढ़ की स्थापना किसने की? नई दिल्ली, ठीक है ना। न्यू दिल्ली की स्थापना किसने की? कलकत्ता की स्थापना किसने की? मुंबई की स्थापना किसने की? ये भी बताइए सर। कुछ इतिहास से उठा लें, कुछ मॉडर्न इंडिया से उठा लें। आगरा, अब चलो बारी बारी से आंसर करते हैं। सर देखिए, अगर हम लोग चंडीगढ़ की बात करें तो लुटियंस ने, नई दिल्ली की बात कर दे तो एडवर्ड लुटियंस ने, कलकत्ता की बात कर दे तो जॉर्ज चारनाक ने, मुंबई की बात कर दे तो ओंगियार ने, चारनाक ने, लुटियंस ने। अच्छा, श्रीनगर की बात कर दे सर तो अशोक ने। श्रीनगर को किसने स्थापित किया था? अशोक ने। फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक ने। देवपत्तनम को अशोक ने, नेपाल में एक शहर बसाया था अशोक ने। तुगलकाबाद को सर फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना, तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद का किला किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है ना। तो किला गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन शहर फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक 300 लगभग शहर बसाया है। और आगरा सर सिकंदर लोदी, ठीक है ना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन ले ला, तो सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? वैसे तो किताबों का कोई मतलब कि वही नहीं है, मतलब इतनी किताबें लिखी गई हैं जिसका कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी किताबें होती हैं जिनको कि हम लोग थोड़ा ध्यान दे करके कर सकते हैं। जैसे मिताक्षरा सर लिखा है विज्ञानेश्वर ने। अब मैं कुछ किताब लिखने जा रहा हूं जो एवरग्रीन किताबें हैं और उनका आपको आंसर करना है। जैसे कूली, ठीक है ना, कूली किताब किसने लिखी है? गबन किताब किसने लिखी है? उसके अलावा आपको बताना है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, गोल्डन थ्रेशोल्ड, यह किताब किसने लिखी है? थ्रेशोल्ड, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब किसने लिखी है? मेरी 51 कविताएं, यह किसने लिखी है? मेरी 51 कविताएं, यह किसने लिखी हैं? ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, GLIMPSE, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यह किताब किसने लिखी है? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। लंदन गाइड, यह किताब किसने लिखी है? लंदन गाइड, यह किताब। अब चलो आंसर करो, लंदन गाइड किसने लिखी है और ये सारी किताबें किसने लिखी हैं, बताइएगा। हाँ, अब आओ, चलो सर कूली मुल्क राज आनंद को कर दिया जाए, गबन मुंशी प्रेमचंद जी को कर दिया जाए, गोल्डन थ्रेशोल्ड किसको? एनी बेसेंट को कर दो कि सरोजनी नायडू? गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स दोनों लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। सर मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जी। लंदन गाइड, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है ना। एक बार फिर से नाम सुन लो, नहीं कई लोग कहेंगे सर नाम भूल गए। सर कूली मुल्कराज आनंद को दे दिया जाए, गोदान गबन प्रेमचंद को दे दिया जाए, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, लंदन गाइड मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम वेधशाला कहां है? चूंकि इस पे एक बार और हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पे अभी बात नहीं करेंगे, ये पूरे में। अगला ऑरेंज बुक, एक्चुअली होता क्या है, दो देशों के बीच में सरकारी पेपर जारी किए जाते हैं, वो हर देश का अपना अपना है। जैसे ऑरेंज बुक, अब जैसे रेड डेटा बुक, ये तो IUCN जारी करता है, उसके पिंक पेज पे इंडेजर्ड पशु पक्षियों प्लांटों का नाम लिखा जाता है। लेकिन यहां पे अगर हम आपसे ग्रे बुक, ग्रीन बुक, येलो, ब्लू, जैसे ब्लू बुक कौन जारी करता है, ठीक है, ग्रे बुक कौन सी सरकार जारी करती है, येलो बुक कौन सी सरकार जारी करती है, इस तरीके के आपसे कई पूछते हैं। अगर आपसे ब्लू पूछे तो ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना, ब्लू पूछ दे तो ब्रिटिश सरकार का पेपर है, ब्रिटिश सरकार। व्हाइट पेपर, ठीक है ना, व्हाइट पेपर अगर पूछ दे तो व्हाइट पेपर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है। ग्रे येलो, एक और कलर होता है यार, ग्रे येलो ग्रीन, ठीक है ना, एक होता है ग्रीन। ग्रीन जो होता है लल्ला, ये इटली और ईरान के बीच में,
चूंकि ईरान अभी चर्चा में है, 2 मिसाइल उठा करके छोड़ दिया है आपके उनके ऊपर। ग्रे बेल्जियम और जापान, और येलो फ्रांस, ठीक है ना, येलो फ्रांस जारी करता है और ग्रे आपके बेल्जियम और जापान, बेल्जियम और जापान के बीच में जारी होता है। ऑरेंज बुक, ऑरेंज जारी करता है नीदरलैंड। नीदरलैंड की क्रिकेट टीम को याद करो, नीदरलैंड की क्रिकेट टीम को याद करो, ऑरेंज कलर का ही कपड़ा पहन करके खेलती है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाइट पेपर और व्हाइट बुक में अंतर है, ये बात याद रखना, व्हाइट पेपर और व्हाइट बुक में अंतर है, ये भी बात आपको बता दे रहा हूं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? सर, उड़ीसा। उड़ीसा में 2 चीजें बड़ी फेमस हैं इन जानवरों के माध्यम से, एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र उड़ीसा में ही पड़ता है, और ओलिव रिडले टर्टल कछुआ प्रजनन केंद्र आपके उड़ीसा में ही पड़ता है। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? अच्छा, संविधान सभा की बात कर रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है ना, पहली बैठक कब हुई थी बताइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह भी बताइएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान है सर, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 22 जुलाई 1947। अगला, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? देखो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है रख दो, ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जो आपसे पेपर में आता रहता है, ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं। तो सर, इन नृत्यों का क्या किया जाए, ठीक है ना, रटना तो पड़ेगा। देखो, नृत्य और वाद्य यंत्र ये 2 ऐसे टॉपिक है मेरे भाई जो आपको कसम से रटना पड़ेगा, कोई उसका ऑप्शन नहीं है। 8 ही 10 राज्य हैं जिनमें 2 नंबर घूमता रहता है नृत्य और वाद्य यंत्र से। अगर एक बार तुम रट लिए तो अपना बहुत सारा समय और नंबर, कम से कम 2 नंबर तो एग्जाम में बचा ही लोगे। जैसे, अच्छा, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की बात करें तो कर्नाटक संगीत से कुचिपुड़ी जुड़ा हुआ है, वो बात अपनी जगह है। कुचिपुड़ी दिए गए ऑप्शन में कर्नाटक संगीत। वैसे कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला ये सब आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला ये सब आंध्र प्रदेश। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न, ये सब आपसे पूछता है। जैसे पंप पोन्न रन, ये तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न। कन्नड़ के कंबन, ओट कुट्टन और एक और नाम है, ये उसके त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो ये सब थोड़ा याद रखना होगा। कर्नाटक का नाम आते हैं, यक्षगान आपको दोहराना होगा, घंटा मर्दाला आपको यहाँ का नृत्य दोहराना होगा जो जरूरी है। कजरी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला एक लोक नृत्य है। चैती उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला, बिहार में गाए जाने वाला एक लोक गीत है, नृत्य नहीं, लोक गीत है। कजरी और चैती यूपी बिहार में एक लोकल सॉन्ग है जो मतलब उत्सवों पे बजाया जाता है, नृत्यों महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखिएगा, कुचिपुड़ी मुख्य रूप से कहां से बिलोंग करता है? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। ऐसे अगर आ जाए तो आंसर आंध्र प्रदेश। लेकिन ये तो क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है, किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है, वो आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तित करके किस नेता के नाम पर रखा गया है? ठीक है सर, देखिए, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के नाम पे नहीं रखा गया है। प्रवासी भारतीय, ये तो सुषमा स्वराज भवन के नाम पे रखा गया है ना। प्रवासी भारतीय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये आपको, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय इंदिरा गांधी भवन नहीं सर, सुषमा स्वराज भवन, सुषमा स्वराज भवन। डी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन है, ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये नहीं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भवन नहीं है, सुषमा स्वराज भवन के नाम से हुआ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? ये तो आसान है, इसको तो तुम लोग अपने हिसाब से उड़ा दोगे कि सर सिमलीपाल को आप भेज दीजिए उड़ीसा में। उड़ीसा का कौन कौन सा आपसे पूछता है? जैसे चिल्का, सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा का पूछता है। बिहार का कैमूर और वाल्मीकि, ये 2 पूछता है। ये आपके छत्तीसगढ़ का अचानक मार और उदंत वाला जो है, पूरा नाम क्या है? उदंती सीता,
वो पूछता है। आजकल YouTube के ऊपर और अन्य जगहों पे एक बड़ा चर्चा में आ गया है, छत्तीसगढ़ के जो जंगल थोड़े कट रहे हैं उसके ऊपर आजकल फिर से चीज़ें चर्चा में हो रही हैं। कभी आपको मौका मिले तो छत्तीसगढ़ के जो जंगल कट रहे हैं, हाथी और जानवर बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, भारत सरकार भी उस पर ध्यान दी हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार भी, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जाइए, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आप थोड़ा जाइएगा। उदयगिरी के पत्थर को काटकर निर्मित गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सर उदयगिरी का पत्थर काटकर निर्मित गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं, ठीक है ना। उदयगिरी एमपी और 20 गुफा विदिशा में, हालांकि उड़ीसा में इसका उदयगिरी की 18 गुफा हैं, एमपी में भी ये है, ठीक है ना। लेकिन जहां पे ये एमपी में भी उदयगिरी पड़ता है, बल्कि एमपी में इसकी 20 गुफा और उड़ीसा में इसकी 18 गुफाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे नीलगिरी। अब नीलगिरी अकेले तमिलनाडु में नहीं है, जैसे हम लोग कल एक चर्चा किए थे पेंच नेशनल पार्क, वो अकेले महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में नहीं है, दोनों में सम्मिलित रूप से है। तो हालांकि जिस साइड ये पत्थर काटकर गुफाएं बनाई गई हैं वो वाला साइड है उड़ीसा। हालांकि उदयगिरी मध्य प्रदेश में भी है। मैं क्या कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 20 गुफा विदिशा में है और खंडगिरी उड़ीसा में, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका ध्यान देंगे। तो हालांकि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पाने जाते हैं। नाइक का मतलब क्या होता है? नाइक जो शब्द है यूनान की देवी से लिया गया है, विजय की यूनानी देवी से लिया गया है, और ये यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखा जाए। राज्यसभा में सभापति बैठता है, सही है सर। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, विधान परिषद में सभापति नहीं बैठता सर, यही तो गड़बड़ है। या सर यहां भी एक बार हो जाए, ये वाला यहां विधानसभा अध्यक्ष बैठता है, ये गड़बड़ है सर, क्षमा करिएगा, ये आपके गड़बड़ है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। विधान परिषद में भी सभापति है, लोकसभा में स्पीकर है, लेकिन विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं। हर राज्य के अपने जहां भी विधानसभा है वहां पे विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है ना। उड़ीसा होता है, हाँ उड़ीसा राज्य है यार, उड़िया भाषा है जिसको कि हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सर देखिए अब ये पुरानी बात हो गई, 12 सदस्य, ये हम लोग रटे हुए हैं। नेक्स्ट, डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार, डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश की शेख हसीना ने लगातार कौन सी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? करंट अफेयर की क्लास। सर चुनाव तो ये 4थी बार जीती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये 5वीं बार बनी है, ठीक है ना। चुनाव तो ये 4थी बार जीती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये 5वीं बार बनी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? विक्ट्री सिटी, तो विक्ट्री सिटी लिखा गया है सलमान रश्दी जी के द्वारा। सलमान रश्दी जी भारत के शतरंज खिलाड़ी। अब देखो 25-30 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाएगा कि भाई देखो एक्सप्लेन तो करीब 25 क्वेश्चन तो किए ही किए होंगे। अब आओ कुछ क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी खेल के देखते हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? सर डी गुकेश आगे निकल गए हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2023 सितंबर में ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के बी ऑप्शन इलावेनिल वलारीवान ने जीता है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का जन्मदाता कौन माना जाता है? याद रखना प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का जन्मदाता माना जाता है गुटेनबर्ग को, ठीक है ना। आर प्रज्ञानंदन वाला वो नहीं है पल्लवी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन। एक आध क्वेश्चन तो हमको लगता है G20 का आप लोग को एग्जाम में रुलाएगा ही, वो हमको पूरा भरोसा है। और अगर नहीं रोना है तो फिर द 10 मिनट शो G20 वाला 2-3 बार देख के जाना। निम्नलिखित पुस्तकों में विमेलित को देखिए, बाल इंडिया एंड कम्युनिज्म, लाइफ डिवाइन, विमेलित विदर इंडिया, ऐसे हालांकि होना चाहिए मदर इंडिया, ऐसी कोई किताबें नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की किताब है, यही विमेलित है। बिहार में 1857 के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? सर कुंवर सिंह के देहांत के बाद इनके भाई अमर सिंह ने क्रांति को संभाला था। बिहार में हालांकि क्रांति जगदीशपुर से नहीं शुरू हुई थी, आरा डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी। फिर आरा से जब क्रांतिकारियों को कोई लीड करने वाला नहीं मिला
तो वो खुद उठ करके जगदीशपुर आ गए थे, तब उनको लीड किया था कुंवर सिंह ने। चूंकि ऑफिशियली इन्होंने लीड किया इसलिए इनका नाम आता है, लेकिन अगर क्रांति की शुरुआत की बात की जाए 1857 के, तो बिहार के आरा से हुई थी। और इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल 1858। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला ये 1917 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन, तिनकठिया आंदोलन या चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। इन्हीं के बुलावे पे मोहनदास करमचंद गांधी जी कहाँ गए थे? आपके बिहार गए थे और चंपारण में गए थे, और जाकर के वहां पे सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए थे। ये बात आपको क्लियर होगा। वहीं राजकुमार शुक्ला जी मुरली भरहवा गांव के हुआ करते थे। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? तो 20 एकड़ जमीन सी ऑप्शन खैरू मियां ने दिया था। ये सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 2 बार लगातार सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें भारत का अजात शत्रु भी कहा जाता है, खैरू मियां की जमीन पे 20 एकड़ जमीन इन्होंने दिया था, तब जाकर के ये बना था। भारतीय गायक सुचेता सतीश ने हाल ही में कितनी भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सर सी ऑप्शन 140।